नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। आज थोड़ा सा मैं 5-7 मिनट लेट हो गया क्योंकि आप सभी को पता है राजस्थान है और राजस्थान में अभी धूल भरी आंधियाँ चल रही है, तो लाइट कनेक्शन ये सारी चीज़ें सिस्टम जो है बिगड़ जाता है, उस वजह से थोड़ा सा मैं लेट हो गया। आज एक इम्पोर्टेंट सेशन पर हम बात करने वाले हैं, एक इम्पोर्टेंट डेमो क्लास मानो या एक इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी का टॉपिक है वो हम करने वाले हैं। सोनू, वेरी गुड इवनिंग। तो इस जो हमारा क्रिस्टोलर का सिद्धांत है, सेटलमेंट ज्योग्राफी आपने पढ़ी होगी। सेटलमेंट ज्योग्राफी में क्रिस्टोलर का सिद्धांत सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। ज्योग्राफी में क्रिस्टोलर का सिद्धांत इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि पिछली दोनों वैकेंसियों में इस सिद्धांत से 4 क्वेश्चन पूछे गए। मतलब एक वैकेंसी में एक थ्योरी से, इस एक मॉडल से 4 क्वेश्चन आए। अभी मैं पहले क्वेश्चन करवाऊंगा आपको और फिर उसके बाद में हम थ्योरी पे आगे बढ़ेंगे। 4 क्वेश्चन मतलब दोनों वैकेंसी में, 2016 वाली वैकेंसी और 2021 वाली वैकेंसी, दोनों में एक ही मॉडल से 8 क्वेश्चन आए हैं। तो दोस्तों ये इतना अधिक महत्वपूर्ण है। और साथ में क्रिस्टोलर का जो सिद्धांत है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन ज्योग्राफी का सबसे हार्ड सिद्धांत भी माना जाता है। अगर आपके समझ में आ गया, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कुछ भी हार्ड नहीं है। सिंगल क्वेश्चन मेरी गारंटी है आपका गलत नहीं होगा। अगर आप इस आने वाले आगे वाली 1 घंटे की क्लास को आप ढंग से सुनेंगे, देखेंगे, तो एक सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। साथ में ये सबसे टफेस्ट मॉडल भी माना जाता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सारे क्वेश्चन गलत होने की संभावना यहाँ पर रहती है, राइट। तो हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्रिस्टोलर का केंद्र स्थल सिद्धांत कितना महत्वपूर्ण है, कौन कौन से क्वेश्चन आए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे 2 चीज़ है। एक चीज़ ये है कि जो क्रिस्टोलर का सिद्धांत है ये इतना लंबा चौड़ा है कि इसके ऊपर कई लोगों ने पीएचडी की है। तो हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं करनी है, कोई पीएचडी हमें नहीं करनी है, हमें हमारी काम की चीज़ निकालनी है। पहले हम देखेंगे कि इससे कौन से क्वेश्चन आए हैं, किस लेवल के इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, उनको देखेंगे। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और उसमें ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको हम अच्छे से कवर करते हुए आगे बढ़े। तो हमारी काम की चीज़ को ही हम इस क्रिस्टोलर के सिद्धांत में देखेंगे। बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं जाएंगे और बहुत सतही नहीं करेंगे। तो इसको सिस्टमेटिकली मैं बहुत आपको आसान तरीके से आपके सामने पेश करने वाला हूँ कि क्रिस्टोलर का सिद्धांत क्या है। चलिए शुरू करते हैं। क्रिस्टोलर का सिद्धांत, थोड़ा सा क्लास लंबी हो जाएगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, थोड़ी सी लंबी होगी, तो उसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। पेशेंस के साथ आपको देखना है। मेरी गारंटी है सिंगल क्वेश्चन आने वाली वैकेंसी में, सिंगल क्वेश्चन और कोई भी एग्जाम हो। बैच स्टार्ट कर दिया है इंग्लिश मीडियम में भी, सुनील सर अभी क्लासें ले रहे हैं, मैं भी जल्द ही इसमें क्लासें लूंगा। चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्रिस्टोलर के सिद्धांत से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये देखना है कि पिछली 2 वैकेंसियों में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। थोड़ा सा फास्ट बढ़ेंगे आगे क्योंकि क्लास मॉडल बड़ा है, सिद्धांत बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट आगे बढ़ेंगे, राइट। तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्रिस्टोलर के अनुसार केंद्रीय स्थल सिद्धांत में K बराबर 4, K इजिक्वल टू 4 का मतलब क्या है, क्या व्यवस्था दिखाती है। तो यहाँ पे प्रशासनिक सिद्धांत को नहीं दिखाती है, बाजार सिद्धांत को नहीं दिखाती है, परिवहन सिद्धांत को दिखाती है। K बराबर 4 का मतलब क्या है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, परिवहन सिद्धांत। चौधरी, वेरी गुड इवनिंग। चलिए आप सभी लोग कमेंट करके बताइए इसमें राइट आंसर होगा ये। परिवहन सिद्धांत को या परिवहन नियम को हायरार्की में K बराबर 4 के नियम से दर्शाया जाता है। बहुत सिंपल आसान क्वेश्चन आया है, ये तो आप सब रट के जाते हो कि K बराबर ये होगा, K बराबर ये होगा, ये आप आसानी से आप रट के जाते हो एग्जाम में। नेक्स्ट है क्रिस्टोलर का केंद्र स्थान सिद्धांत जिस अभिधारणा पर आधारित नहीं है। मतलब क्रिस्टोलर ने जो सिद्धांत दिया था उसमें कुछ वो मान्यताएं देता है, तो ऐसी कौन सी मान्यता है जिस पर यह सिद्धांत आधारित नहीं है, वो आपको देखना है। सर्वत्र समतल मैदान होना चाहिए, ये क्रिस्टोलर की मान्यता है कि चारों ओर सभी समतल मैदान होना चाहिए, बिल्कुल ये ठीक है। क्षेत्र में सर्वत्र समरूप उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, ये भी ठीक है। मतलब भौगोलिक दशाएं चारों तरफ क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ऐसा ये कहता है। साथ में सर्वत्र समरूप जलवायु की परिस्थितियां होनी चाहिए, तो जलवायु की परिस्थितियों के बारे में वो बात नहीं करता है। साथ में सर्वत्र समरूप ग्रामीण जनसंख्या का वितरण होना चाहिए, तो इसके बारे में भी वो बात करता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 3rd राइट आंसर हो जाएगा। तो उसकी जो मान्यताएं हैं उससे क्वेश्चन पूछा गया है। आराम से हम इजीली मान्यताएं देखेंगे कि कौन कौन सी क्रिस्टोलर की मान्यताएं हैं। ठीक है, मैं आपके कमेंट को बड़ा कर देता हूँ। विजेंद्र सिंह ने राइट आंसर दिया है, बिल्कुल। एक सेकेंड, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों आपस में क्या है, जो मान्यताएं हैं उससे क्वेश्चन पूछा गया है, आसान है। केंद्र स्थल सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, देखिए ये कस्बों के आकार को स्पष्ट करता है, बिल्कुल ये बस्तियों के या आदिवासियों के आकार को बताता है केंद्र स्थल सिद्धांत, ये राइट है। इसका प्रतिपादन किसी भूगोलवेता द्वारा नहीं किया गया है, ये गलत है। किस्टोलर क्या है, जर्मन भूगोलवेता है, तो इसमें राइट आंसर आपको मिल गया, ये गलत स्टेटमेंट है। कस्बों के वितरण को स्पष्ट करता है, कस्बों की संख्या को स्पष्ट करता है, तो कस्बों की संख्या, कस्बों का वितरण और कस्बों के आकार तीनों को दर्शाता है, लेकिन ये खुद भी क्या था, भूगोलवेता था। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर 2 हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन आया, इसको तो कोई भी सिद्धांत थोड़ा बहुत भी देखता है तो वो पढ़ता है, तो हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, थोड़ा सा आपको पूरे सिद्धांत के प्रति अंडरस्टैंडिंग करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र स्थल की केंद्रीयता, सेंट्रलिटी सर्वोत्तम ढंग से चित्रित होती है, मतलब केंद्र स्थल की केंद्रीयता जो होती है, सेंट्रलिटी होती है, वो इसमें किस में इसका कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। तो देखो केंद्रीयता जो है वो अवस्थिति नहीं होती है, आकार नहीं होता है, कोई औद्योगिक संरचना नहीं होती है, वो क्या होती है, किसी पृष्ठ प्रदेश में निवासित जनसंख्या के लिए प्रदत्त कार्यों से जुड़ी हुई होती है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब केंद्रीयता इसके पृष्ठ प्रदेश में निवासित जनसंख्या के लिए प्रदत्त कार्यों से जुड़ी होती है। केंद्रीयता क्या होती है, कोई भी ये केंद्र स्थल सिद्धांत है, मतलब ये केंद्र है, ठीक है, ये केंद्र है, ये केंद्र अपने पृष्ठ प्रदेश में कितने भाग तक कौन कौन सी कितनी संख्या में सेवाएं देता है, वो उसकी केंद्रीयता कहलाती है। तो वो सेवा से या कार्यों से जुड़ी होती है केंद्रीयता। अभी हम डिटेल से देखेंगे आराम से, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ इसलिए कि हम मेन थ्योरी पे आए, मौन सिद्धांत पे आए, उसको हम ढंग से देखेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, केंद्रीय स्थल सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन केंद्रीय स्थल के इर्द गिर्द वस्तु वितरण क्षेत्र को दर्शाता है या सही वितरण करता है। क्वेश्चन मेन क्या है कि केंद्र के चारों ओर वस्तु वितरण क्षेत्र को कौन सी इसमें चीज दर्शाती है, ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो वह क्षेत्र जो वस्तु के लिए सीमांत जनसंख्या का संभरण करता है, तो ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरे केंद्रीय स्थल, अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरे केंद्रीय स्थल की तुलना में वह क्षेत्र जिसमें केंद्रीय स्थल अधिक वस्तु प्रदान करता हो, ये भी गड़बड़ है। अगला है केंद्रीय स्थल द्वारा जिन अधिकतम दूरी के बिंदुओं तक वस्तु प्रदान होती है उन्हें जोड़ने वाली रेखा से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, वस्तु वितरण कहलाता है। यहाँ पे आपसे पूछा क्या है कि ये देखो, ये क्या है, आपसे पूछा क्या है कि ये कोई सर्कल है, इस सर्कल में ये मान लीजिए केंद्र स्थल है, तो इस केंद्र स्थल तक ये केंद्र स्थल क्या प्रदान करता है, सेवाएं प्रदान करता है। तो इसका वितरण क्षेत्र क्या होगा कि जहां तक, जिस दूरी तक ये सेवाओं को प्रदान करेगा, इसमें क्या लिखा है कि जिन अधिकतम दूरी बिंदुओं तक वस्तु प्रदान होती है उन्हें जोड़ने वाली रेखा, इन्हें जोड़ने वाली ये रेखा क्या कहलाती है, इनका वितरण क्षेत्र कहलाता है या वस्तु का वितरण क्षेत्र कहलाता है, उस केंद्र का पूरक प्रदेश कहलाता है, ठीक है। रश्मि रानी नमस्कार, उसका पूरक क्षेत्र कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीजें हो जाएगी, इसको हम पूरक, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा, सी इसमें राइट आंसर है। जनरली इसको वस्तुओं की परास भी कहते हैं, रेंज भी कहते हैं, राइट। जिन अधिकतम दूरी के बिंदुओं के लोग केंद्रीय स्थल में वस्तु खरीदने आते हैं उन्हें जोड़ने वाली रेखा से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, दहलीज कहलाता है, थ्रेशोल्ड कहलाता है, कि वो न्यूनतम जनसंख्या जो उस वस्तु के खरीदने के लिए आवश्यक होती है, तो वो आपके यहाँ पे थ्रेशोल्ड दहलीज भी कहलाती है। तो इसमें राइट आंसर आपका 3rd हो जाएगा। इसको पूरे सिस्टम को देखेंगे कि ये भी आएगा। तो ये अच्छा एक शानदार क्वेश्चन था, शानदार इसलिए था क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, कुछ फैक्ट नहीं है। तो अगर ये केंद्रीय स्थल सिद्धांत आपके क्लियर कट समझ में आया हुआ है तो ही आप उसको कर पाते हैं, वरना आप उसको नहीं कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा अटपटा सा है, ये थोड़ा पढ़ने के बावजूद भी कई बार स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, तो वो ये ऐसा क्वेश्चन है। दिनेश चौधरी राम राम। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है देखो कि किस्टोलर के अनुसार 2 निम्नतम स्तरीय केंद्रों के मध्य दूरी होती है। किस्टोलर के अनुसार 2 निम्नतम स्तरीय केंद्रों के बीच, मतलब निम्नतम का मतलब है सबसे लोवेस्ट, निम्नतम का मतलब है पदानुक्रम में सबसे लोवेस्ट। तो पदानुक्रम में केंद्र स्थल सिद्धांत में किस्टोलर ने कहा है कि सबसे लोवेस्ट जो होता है वो बाजार टाउन होता है। क्या होता है? बाजार कस्बा नाम दिया है किसने, अभी देखेंगे आगे
ये पूरा ये टॉपिक जो क्वेश्चन आया मैं पूरा बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। अभी छोटा सा इसमें देख रहे हैं कि बाजार कस्बा, तो बाजार कस्बा केंद्र स्थल सिद्धांत में सबसे पदानुक्रम से सबसे नीचे भाग में पाया जाता है, इसको मार्केट टाउन कहते हैं। तो दो मार्केट टाउन मान लो, अपना इंडिया में कहेंगे तो उसको विलेज मान लीजिए, तो वैसे ही टिस्टोलर ने जर्मनी में मार्केट टाउन कहा है कि मान लो ये दो न्यूनतम पदानुक्रम वाले दो मार्केट टाउन है, इनके बीच की दूरी जो होती है वो अधिकतम कितनी होती है, यही पूछा है कि मध्य की दूरी होती है तो कितनी दूरी होती है। अगर उसको हम किलोमीटर में देखें तो ये 7 किलोमीटर होती है, 7 किलोमीटर होती है। अगर हम 7 किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करें, 7 किलोमीटर को अगर हम कन्वर्ट करें मील में तो वो 4.35 मील आएगी। इसमें राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी थर्ड हो जाएगा। बिल्कुल किसने आंसर दिया, विजेंद्र ने आंसर दिया, वेरी गुड, सी हो जाएगा इसमें 7 किलोमीटर। वो कहता है कि मान लो ये एक केंद्र है, ये एक केंद्र है, एक मानव अगर पैदल चलता है तो वो दोनों केंद्रों की ओर 3.5 किलोमीटर जा सकता है। मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, इधर 3.5 किलोमीटर आएगा और इधर भी 3.5 किलोमीटर आएगा, तो वो दोनों केंद्रों के बीच की न्यूनतम दूरी जो होगी ना वो 7 किलोमीटर होगी, राइट। तो 7 किलोमीटर को हम अगर मील में कन्वर्ट करेंगे, 1 किलोमीटर में जो मील होता है वो 0.63 के आसपास होता है, ठीक है। तो 0.63 को हम गुना करेंगे 7 से तो ये 4.35 मील के आसपास आएगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर ये है। तो ये थोड़ा सा एक अटपटा सा क्वेश्चन था, या जनरली थोड़ा सा पढ़ा हुआ नहीं है। अगर किलोमीटर में देते तो फिर भी आप कर पाते, लेकिन मील में दे दिया तो इतना दिमाग लगा नहीं पाते हैं, इतना थ्योरी हम ढंग से पढ़ के जाते नहीं है, इसलिए काफ़ी लोगों का ये आंसर गलत हो गया था, राइट। 2 क्वेश्चन और हैं। किस्टोलर के अनुसार विपणन सिद्धांत, विपणन का मतलब क्या है, मार्केट के आधार पर के का मान क्या होगा, तो मार्केट के आधार पर के बराबर क्या होता है, 3 होता है। अभी हम देखेंगे के का मान कितना होता है, 3 होता है। तो इसमें राइट आंसर आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, ऑल राइट। उसके बाद में देखो K3 वापस पूछ लिया कि K3 निम्नलिखित में से क्या होगा, तो K3 में भी क्या हो जाएगा, बाजार सिद्धांत। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, ये 4 पिछली 2 वैकेंसियों में 8 क्वेश्चन आए हैं। तो इस सिद्धांत को छोड़ना नहीं है, चाहे 2 दिन आपको लग जाए, चाहे 4 दिन लग जाए, मैं कह रहा हूँ चाहे 10 दिन लग जाए, आपको इस सिद्धांत का एक छोटा छोटा बारीक बारीक पहलू समझना है, सीखना है और पढ़ना है, राइट। आगे बढ़ते हैं, सिद्धांत पे आते हैं, इसलिए ये थ्योरी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अब सिद्धांत पे चलते हैं, एक सेकंड, यस एक सेकंड, आगे बढ़ते हैं, चलिए कमेंट करते रहिए, कुछ समस्या है तो। अब सिद्धांत पे बढ़ते हैं। सिद्धांत कितना अधिक महत्वपूर्ण है ये थोड़ा सा आपको समझना है। सिद्धांत का महत्व आपको पता चल गया होगा कि सेंट्रल पैलेस थ्योरी 8 क्वेश्चन आए हैं पिछले 2 वैकेंसियों में, इतना अधिक महत्वपूर्ण है। इस बार भी कम से कम 4 क्वेश्चन तो आएंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं सिद्धांत क्या है। देखो केंद्र स्थल सिद्धांत, नाम में क्या आ रहा है, सेंट्रल पैलेस थ्योरी। नाम में सबसे पहले क्या, केंद्र का स्थल। तो केंद्र स्थल जो हमने पहले हमारी क्लास जो चल रही है, हमारा एक्सक्लूसिव ज्योग्राफी का बेच चल रहा है, उसमें हमने अर्बन हायरार्की की, ठीक है, हमने नगरीय पदानुक्रम किया, नगरीय पदानुक्रम के बाद में हमने रैंक साइज रूल किया, सॉरी उससे पहले प्राइमेट सिटी किया। तो नगरीय पदानुक्रम, फिर प्राइमेट सिटी, और उसके बाद में हमने रैंक साइज रूल किया, और उसके बाद में हम केंद्र स्थल सिद्धांत कर रहे हैं। उसके बाद में अगस्त का लोस का सिद्धांत कल हम पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा एक श्रृंखला चल रही है, ये सारे पदानुक्रम को दिखाती है कि किस प्रकार अधिवास भूगोल में एक नगरों का पदानुक्रम पाया जाता है। उसी का एक पार्ट है केंद्र स्थल सिद्धांत, जो कि हम अगर कहें कि ये जो केंद्र स्थल सिद्धांत है, इससे पहले 2 सिद्धांत और आए। एक सिद्धांत का नाम था RSR, ठीक है, RSR क्या था, रैंक साइज रूल, और एक सिद्धांत का नाम था प्राइमेट सिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक नगर कहते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो दोनों इससे पहले जो सिद्धांत आए, प्राइमेट सिटी और RSR रैंक साइज रूल, ये दोनों किस पर आधारित थे, ये दोनों पॉपुलेशन पर आधारित थे, ये दोनों जनसंख्या पर आधारित थे, कि जनसंख्या के आधार पर इन्होंने नगरों का पदानुक्रमण किया, कि जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला होगा वो पदानुक्रम में सबसे हाईएस्ट लेवल पर स्थापित होगा, राइट। जो जनसंख्या कम होगी तो वैसे ही उसका पदानुक्रम निश्चित होगा, जो सबसे कम जनसंख्या वाला होगा वो सबसे छोटा या सबसे लोवेस्ट पदानुक्रम पर होगा। ऐसे इन दोनों सिद्धांतों में बात की गई है। अब दोनों का थोड़ा सा नियम चेंज हो जाता है, राइट। इसका प्राइमेट सिटी का जो नियम है वो 100:3
30:20 है, मतलब 1/1, 1/3 और 1/5 के सिद्धांत को फॉलो करता है पदानुक्रम में, जबकि रैंक साइज रूल क्या करता है 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/5 इस सिद्धांत को फॉलो करता है। ये सिद्धांत हम अच्छे से पढ़ के आए हैं, राइट। तो रैंक साइज रूल और प्राइमेट सिटी और इसके साथ में जो केंद्र स्थल सिद्धांत है, इनमें अंतर क्या है? इनमें अंतर ये है सर, एपी की टेस्ट की बाद में मेरिट लिस्ट बनती है क्या? हाँ बनती है ना, बिल्कुल बनती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये आपको समझना है। तो रैंक साइज रूल और प्राइमेट सिटी से जो हमारा सेंट्रल पैलेस थ्योरी है, सेंट्रल पैलेस थ्योरी CPT, ये किस प्रकार पर डिफरेंट है? ये इस आधार पर अलग है कि जो सेंट्रल पैलेस थ्योरी है, इसमें जो पदानुक्रम का आधार माना है, हायरार्की का आधार माना है, वो आधार इसने क्या माना है? सेवा माना है। क्या माना है? फंक्शनलिटी माना है, कार्यात्मकता को माना है कि कोई केंद्र स्थल जितने अधिक लोगों को सेवित करेगा, वह जितने अधिक सेवाएं देगा, जितने अधिक वहाँ पर कार्यों का घनत्व होगा। मतलब दिल्ली है तो दिल्ली में कई तरह के कार्य पाए जाते हैं, जयपुर में दिल्ली से कम कार्य पाए जाते हैं, जोधपुर में उससे कम पाए जाते हैं, कई और छोटे गांव में जाएंगे, ब्लॉक में जाएंगे तो उसमें कार्यों की संख्या, सेवा देने की संख्या और क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इस CPT मतलब केंद्र स्थल सिद्धांत में ऐसा केंद्र जो सर्वाधिक सेवा देगा वो सबसे हाईएस्ट पदानुक्रम पर होगा। तो इसमें जो आधार माना है वो सेवा या कार्यात्मकता को माना है, कार्यों की संख्या को माना है कि जो केंद्र स्थल जहां पर कार्यों की संख्या सर्वाधिक होगी वो स्थल सर्वाधिक पदानुक्रम पर होगा, राइट। तो इसमें इन दोनों में ये आप अंतर, एक बेसिक डिफरेंस आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो रैंक साइज रूल और केंद्र स्थल सिद्धांत और प्राइमेट सिटी में ये एक आधार का तीनों में अंतर है। वो दोनों पॉपुलेशन पर आधारित है और ये सेवा पर आधारित है या कार्यों की संख्या पर आधारित है। तो सेंट्रल पैलेस जो थ्योरी है, केंद्र स्थल जो शब्दावली है, ये सबसे पहले किसने दी थी? ये सबसे पहले 1931 में, ये फैक्चुअल है, फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, मार्क जेफरसन के द्वारा दी गई थी। बस ये आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। उसके बाद में जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ये प्रतिपादन आप सभी को पता है किसने किया था। ये प्रतिपादन 1933 में क्रिस्टोलर ने किया था, जर्मनी का भूगोलवेता है, ठीक है, क्रिस्टोलर ने किया था। ये कौन है? जर्मनी की एक भूगोलवेता है, भूगोलवेता है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ये भूगोलवेता है या नहीं है, स्टार्टिंग में हमने देखा था। तो ये क्रिस्टोलर जर्मनी के भूगोलवेता है, राइट, ये आपको ध्यान में रखना है। 1933 में ये थ्योरी दी गई थी। कौन सी बुक में दी गई थी? तो इनकी एक किताब आई थी कि सेंट्रल पैलेस इन साउदर्न या सदर्न जर्मनी, राइट, ऐसी बुक आई थी। उसमें इन्होंने क्या किया था? दक्षिणी जर्मनी में, दक्षिणी जर्मनी में इन्होंने क्या किया? अध्ययन किया था। दक्षिणी जर्मनी के जो सेवा केंद्र है या नगरीय केंद्र है उनका अध्ययन किया था। तो दक्षिणी जर्मनी में केंद्र स्थलों का अध्ययन किसने किया था? क्रिस्टोलर ने किया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, सिंपल है, हालांकि आप सभी को पता है। उसके बाद में इनका अध्ययन क्षेत्र क्या है? तो अध्ययन क्षेत्र भी यही है, दक्षिणी जर्मनी है। और इस दक्षिणी जर्मनी में सेंट्रल पैलेस का अध्ययन के नाम से ही इनका एक वो बुक आई थी, उस बुक में इस थ्योरी का प्रतिपादन किया गया था, ठीक है। यहाँ पे देखो सिद्धांत का आधार क्या है। अभी मैंने बताया जो केंद्र स्थल सिद्धांत है वो सबसे पहले किसको दर्शाता है? ध्यान रखिएगा, ये पदानुक्रम को दर्शाता है। किसके पदानुक्रम को दर्शाता है? केंद्र स्थल को। केंद्र स्थल क्या होती है? कोई भी बस्ती होती है वो अपने आप में एक केंद्र स्थल होती है जो सेवाओं को प्रदान करती है या अपने आसपास के एरिया को सेवा देती है, वो केंद्र स्थल होता है। अब केंद्र स्थलों का पदानुक्रम अलग अलग होगा, तो वो पदानुक्रम अलग अलग कैसे होगा? उसका आधार क्या होगा? तो यहाँ पे वो सेवा होगा। क्या होगा? सेवा या कार्यों की संख्या, सेवा या कार्यों की संख्या होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इसका बेस है, आधार है, अभी हमने देखा, राइट। अब जो केंद्र स्थल सिद्धांत है ये बहुत सारी चीज़ों की बात करता है कि कोई भी मॉडल होता है, चूंकि ये मॉडल है तो आप सबने देखा होगा कि कोई भी मॉडल होता है तो वो मॉडल कुछ पूर्व धारणाएं लेके चलता है कि ऐसा ऐसा होगा तब ऐसा होगा, राइट, वो कुछ पूर्व धारणाएं लेके चलता है। इसलिए अधिकांश जो मॉडल होते हैं वो आदर्शवादी होते हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? आदर्शवादी मॉडल है। जो
किस्टोलर का केंद्र स्थल सिद्धांत है। ये भी एक प्रकार का आदर्शवादी और निगमनात्मक मॉडल है, डिडक्टिव मॉडल है, ठीक है, इंडक्टिव नहीं है, ये डिडक्टिव मॉडल है जो अधिवास भूगोल में अवस्थिति विश्लेषण और तंत्र विश्लेषण का अनुपम उदाहरण है। ये सेटलमेंट ज्योग्राफी, अधिवास भूगोल में जो हम लोकेशनल एनालिसिस करते हैं, इसी से जो है मात्रात्मक क्रांति जुड़ी हुई है। रैंक साइज रूल, केंद्र स्थल थ्योरी और अपना प्राइमेट सिटी, इनसे क्या इसमें गणितीय विधियों का प्रयोग होता है, सूत्रों का प्रयोग होता है, डाटाज लिए जाते हैं बाहर से, तो उसके आधार पर इसको क्या कहते हैं, ये मात्रात्मक क्रांति को पुष्ट या एक पुष्ट करने वाला एक सिद्धांत है, ठीक है। तो ये एक आदर्शवादी निगमनात्मक है और भूगोल में तंत्र विश्लेषण और लोकेशन एनालिसिस, अवस्थिति विश्लेषण का एक शानदार अनुपम उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ से ही आपको निकल कर आ गए हैं, अभी हमने देखा 2 क्वेश्चन तो यहीं से बन गए थे। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि जो किस्टोलर सिद्धांत अपना देता है उससे पहले वो कुछ मतलब पूर्व मान्यताएं रखता है। तो वो मान्यताएं क्या है, इस मान्यताओं से भी क्वेश्चन आया है और ये मान्यताएं, इसके आधार पर हम इसकी आलोचना भी करेंगे, ठीक है, कि ऐसी जो आलोचना है मतलब ऐसी सारी परिस्थितियां सब जगह पाई नहीं जाती। तो किस्टोलर कहता है मेरे सिद्धांत वही लागू होगा, मेरा सिद्धांत वही लागू होगा जहां पर ये सारी परिस्थितियां पाई जाती है। तो ये परिस्थितियां कुछ ही जगहों पर पाई जाती है, सभी जगहों पर समान रूप से पाई नहीं जाती है। तो यहाँ पे क्या क्या लेता है, देखो, ये सिद्धांत किसी प्रदेश में स्थित, इससे पहले हम ये देखते हैं, 1 मिनट, मान्यताएं इसको आगे, इससे पहले ये देखते हैं कि ये सिद्धांत, इस सिद्धांत में हम अध्ययन क्या करते हैं। ये सिद्धांत किसी प्रदेश में स्थित, मतलब केंद्र स्थल सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, इतना लंबा चौड़ा थ्योरी है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस सिद्धांत में हम क्या अध्ययन करेंगे, किस चीज़ों का अध्ययन करेंगे, या सिद्धांत ये मूल रूप से दर्शाता क्या है, जो अभी हमने क्वेश्चन भी देखा था। तो देखो, इस सिद्धांत में, सेंट्रल पैलेस थ्योरी में हम क्या देखेंगे कि केंद्र स्थलों का आकार क्या होता है, कौन सा केंद्र स्थल बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, पदानुक्रम में सबसे निम्न स्तर पर कौन सा होगा, सबसे ऊपर स्तर में हाईएस्ट लेवल पर कौन सा होगा, ठीक है। तो उनका आकार, साथ में उन इन केंद्र स्थलों की संख्या, कि सेंट्रल पैलेस या केंद्र स्थल होता है उसकी संख्या कितनी होगी। तो आकार और संख्या को दर्शाता है केंद्र स्थल सिद्धांत। उसके कस्बों का वितरण और संख्या को दर्शाता है, किसके, जो अधिवासों का वितरण और किस अधिवास की संख्या कितने कितने किस किस दूरी पर होगी वो भी दिखाता है। बस्तियों का पदानुक्रम, सबसे महत्वपूर्ण तो यही है क्योंकि ये पदानुक्रम का ही सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ हायरार्की है, ठीक है। कार्यों की प्रकृति और मात्रा को भी दिखाता है कि किस जगह में कौन से कार्य होंगे, कितनी कितनी मात्रा में होंगे। बस्तियों के बीच की दूरी को दिखाता है कि न्यूनतम बस्तियों की बीच की दूरी कितनी होती है। मैंने दिखाया ना स्टार्टिंग में कि जो इसका केंद्र स्थल सिद्धांत में किस्टोलर जर्मनी के जो केंद्र स्थल है उनका एक पदानुक्रम फिक्स करता है, उसमें न्यूनतम पदानुक्रम पर क्या है, मार्केट हेमलेट है, बाजार टाउन है, ठीक है। तो बाजार टाउन के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 7 किलोमीटर। जब इसको हम किस में डिवाइड करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, मील में, तो वो 4.35 मील के आसपास आएगी। और ये क्वेश्चन आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था। तो ये बस्तियों के बीच की दूरी को भी दिखाता है, राइट। जैसे जैसे पदानुक्रम में हम ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे पदानुक्रम में और ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे इनके बीच की दूरी क्या है, बढ़ती जाएगी। बस्तियों के बीच का अंतरण या स्पेस होता है, दूरी होती है, वो और इंक्रीज होती जाएगी। तो जो सबसे छोटी या जो सबसे निम्न पदानुक्रम में बस्तियां होती है उनकी बीच की दूरी न्यूनतम होती है। जैसे जैसे पदानुक्रम में ऊपर जाएंगे वैसे वैसे उच्च पदानुक्रम के बीच की दूरी सर्वाधिक पाई जाती है, या सबसे हाईएस्ट लेवल पर जो पदानुक्रम के होते हैं उसमें सबसे दूरी ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामिनी, गुड इवनिंग, ठीक है सर। फर्स्ट पेपर क्लास टाइम, ब्रजेश यादव क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। तो ये सिस्टम रहेगा। उसके बाद में देखो, सेवा क्षेत्रों का आकार आदि में घनिष्ठ संबंधों की व्याख्या करता है। कुल मिला के ये सिद्धांत ये कहता है कि बस्तियों का आकार, बस्तियों का वितरण, बस्तियों की संख्या, बस्तियों के बीच की दूरी और उसका सेवा क्षेत्रों का आकार, कितनी क्षेत्र में वो सेवाएं दे रहा है अपने आसपास के, कितना सेवा क्षेत्र का आकार विस्तार है, इन सारे चीज़ों में ये घनिष्ठ संबंध के रूप में ये सिद्धांत हमारे सामने क्या करता है, पेश करता है। ये सारी चीज़ें हमें समझ में आएगी। इसको सिंप्लीफाई करें, अगर इसको और सामान्यकरण करें कि आपने आसपास देखा होगा कि आपके आसपास जो भी कोई छोटा नगर है, कोई छोटी बस्ती है, कोई छोटा बाजार है, तो वो अपने आसपास के कितने लोगों को सेवाएं देता है, कितनी दूरी तक सेवाएं देता है, कितनी दूरी से वहाँ लोग सेवाएं खरीदने आते हैं। तो इस सारे सिस्टम को, उसमें वहाँ पे अधिवास या छोटी बस्तियाँ उनके बीच में दूरी कितनी है, उन सारे सेटलमेंट के सिस्टम को ये सिद्धांत समझाता है। तो उसको पदानुक्रम के हिसाब से डिवाइड भी करता है। जैसे मान लो ये क्या हो गया, ये नेशनल कैपिटल हो गई, ये स्टेट कैपिटल हो गई, ठीक है, ये हेडक्वार्टर हो गया, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मान लीजिए,
ये क्या है, ये अपना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से और नीचे आएंगे तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। ब्लॉक से नीचे और आएंगे तो यहाँ पे ये विलेज हो गया। तो विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, स्टेट कैपिटल और उसके बाद में नेशनल कैपिटल। तो ये एक क्या है, बस्तियों का पदानुक्रम पाया जाता है, क्योंकि नेशनल कैपिटल में सर्वाधिक सेवित करने की क्षमता होती है। मतलब नेशनल कैपिटल सर्वाधिक लोगों को कार्यों की सेवाएं देता है। यहाँ पे सेवा या कार्यों की केंद्रीयता सर्वाधिक होती है, बहुत अधिक कार्य होते हैं, इसलिए ये सर्वाधिक पदानुक्रम में हाईएस्ट पर है। एक छोटा विलेज है तो वो अपने आसपास के एरिया को छोटे क्षेत्र में ही सेवाएं देता है। सेवाओं की संख्या या कार्यों की संख्या इसमें सबसे कम होती है, इसलिए पदानुक्रम में ये सबसे लोवेस्ट लेवल पर है और इसलिए ये पदानुक्रम में सबसे हाईएस्ट लेवल पर है। तो जैसे जैसे हम पदानुक्रम में उच्च स्तर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे सेवा और कार्यों की मात्रा बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हम पदानुक्रम में उच्च स्तर से नीचे की तरफ आएंगे वैसे वैसे कार्यों और सेवाओं की संख्या कम होती जाएगी। इसका सेवा क्षेत्र छोटा होगा, इसका सेवा क्षेत्र बहुत बड़ा होगा, लंबा होगा, ठीक है, विस्तृत होगा। ऑल राइट। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट क्लास टाइम क्या है? यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का अभी स्टार्ट नहीं किया, हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखो ये सारा सिस्टम है। इस सिस्टम को हमें केंद्र स्थल के सिद्धांत में हमें समझना है। ये हमने देख लिया है कि पदानुक्रम की सिद्धांत को ये समझाता है, ठीक है, पदानुक्रम के सिद्धांत को, संख्या को, वितरण को, उन सारे सिस्टम को समझाता है। आगे हम देखेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले इसकी जो महत्वपूर्ण हो जाती है मान्यताएं, ठीक है, कि ये सिद्धांत, कोई भी सिद्धांत होता है उसकी पूर्व मान्यताएं होती है, कोई मॉडल होता है तभी वो मॉडल कहलाता है। नाम ही मॉडल है ना, तो मॉडल से पहले कुछ वो विशेष बातों को मानकर चलता है कि ऐसा होगा ही होगा। तो यहाँ पे देखो, समान समतल मैदानी भूदृश्य होना चाहिए। क्रिस्टोलर कह रहा है कि सारा भूदृश्य एकदम समतल होना चाहिए, उसमें कुछ भी उबड़ खाबड़ ऊंचावच नहीं होने चाहिए। तो समान समतल भूदृश्य होना चाहिए। तो साथ में इसकी आलोचना भी हम करते हुए चलें कि कहीं पर भी समान समतल भूदृश्य नहीं मिलता है, राइट, इसकी आलोचना भी हम कर सकते हैं साथ में। दूसरा है प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों में समानता हो। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि सब जगह, मान लो लोहा मिल रहा है तो लोहा सब जगह मिलना चाहिए, पेट्रोल सब जगह मिल रहा है तो पेट्रोल उस केंद्र स्थल के चारों ओर सब जगह मिलना चाहिए। तो वहाँ के प्राकृतिक संसाधन उस केंद्र विशेष में समान होने चाहिए। तो प्राकृतिक संसाधनों की समानता होनी चाहिए, साथ में मानवीय संसाधनों की भी समानता होनी चाहिए। मानवीय संसाधनों का मतलब है चारों ओर जनसंख्या जो है फिक्स होनी चाहिए या स्थिर होनी चाहिए, स्थिर जनसंख्या होनी चाहिए। मान लो एक विलेज यहाँ पर है तो इसमें भी 5000 जनसंख्या हो, इसमें भी 5000 हो, इसमें भी 5000 हो, मतलब समान पदानुक्रम में जनसंख्या समान हो। सारे विलेज में जनसंख्या समान होगी। नमस्कार गोलू सैनी। सारे विलेज में जनसंख्या समान होगी, सारे ब्लॉक में जनसंख्या समान होगी, सारे स्टेट कैपिटल में जनसंख्या समान होगी, सारी नेशनल कैपिटल में जनसंख्या समान होगी। कौन कह रहा है ऐसा? क्रिस्टोलर कह रहा है, अपनी पूर्व मान्यताओं में कह रहा है, सामान्य धारणा है, इसकी मान्यता है, तभी ये सिद्धांत लागू होगा। तो चारों ओर समानता का पहरा होना चाहिए, राइट। उसके बाद में देखते हैं कि यातायात का विकास एक समान होना चाहिए, कि चारों ओर मान लो सारे जो गांव हैं, सारे ब्लॉक हैं, वहाँ पर अगर रेलवे जा रहा है तो चारों ओर रेलवे का विकास होना चाहिए। सड़क है तो सड़क का विकास बराबर चारों ओर होना चाहिए। तो यातायात के साधनों का विकास एक समान चारों ओर उसके चतुर्दिक एरिया में होना चाहिए। किसके चतुर्दिक एरिया में? गोल गोल किसके, मतलब कोई सेंटर है इसके चारों ओर, तो ये केंद्र स्थल है, इस केंद्र स्थल के चारों ओर समान परिवहन व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या कहता है? परिवहन व दूरी के प्रत्यक्ष अनुपात में सभी ओर समान हो। मतलब परिवहन व खर्च, परिवहन का खर्च सभी ओर समान होना चाहिए। मान लो आप क्या करते हो, आप स्थित हो, मान लो ये नेशनल कैपिटल है, इसका नाम क्या है? न्यू दिल्ली, राइट। नेशनल कैपिटल है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली से आप कहाँ जाओगे? न्यू दिल्ली से आप उदयपुर जाओगे। उदयपुर कहाँ है? आप सभी को पता है। न्यू दिल्ली से आप उत्तर में जाओगे, मान लो रोहतांग जाएंगे, ठीक है। तो उदयपुर और रोहतांग जाने की दूरी इनकी सेम है, 500 किलोमीटर है, और इधर भी मान लीजिए 500 किलोमीटर है। दूरी दोनों की सेम है, लेकिन ये कह रहा है कि जब समान दूरी हो तो परिवहन व्यय भी यहाँ पे समान होना चाहिए, खर्च समान होना चाहिए। तो परिवहन व्यय दूरी के प्रत्यक्ष अनुपात में सभी जगह चारों ओर समान होना चाहिए। तो उदयपुर आओगे तो भी आपके 500 रुपये खर्च होने चाहिए, और रोहतांग जाओगे तो भी 500 रुपये खर्च होने चाहिए। तो जनरली ऐसा होता नहीं है, राइट, क्योंकि परिवहन में स्थानीय परिवर्तन आते हैं। परिवहन का खर्च होता है, स्थानीय चीज़ों पे वो चेंज होता रहता है, इसलिए जनरली ऐसा होता नहीं है। आपने सामान्यतः ये देखा होगा, राइट। आगे बढ़े
तो ये सारा सिस्टम रहता है इसका, परिवहन से लेकर, परिवहन के विकास को लेकर और परिवहन के साधनों को साथ उसकी दूरी को लेकर, कि ये सब जगह समान होनी चाहिए। अगला क्या कहता है, जनसंख्या का वितरण एवं क्रय शक्ति एक समान हो। जनसंख्या का वितरण मैंने बताया कि चारों ओर जनसंख्या एक समान होनी चाहिए। चाहे ब्लॉक है तो ब्लॉक में समान जनसंख्या होनी चाहिए, असमान नहीं होना चाहिए कि एक ब्लॉक तो बड़ा है एक छोटा हो गया। तो ब्लॉक लेवल पर मतलब समान पदानुक्रम में समान जनसंख्या होनी चाहिए। कौन कह रहा है, मान्यता के रूप में क्रिस्टोलर कह रहा है। उसके बाद में कह रहा है क्रय शक्ति एक समान हो। कोई गाँव है, उस गाँव में सबकी इनकम समान हो। मान लो मेरे पास गांव में ओडी है तो गांव में सबके पास ओडी होनी चाहिए, सबकी क्रय शक्ति समान होनी चाहिए। मेरे पास एप्पल का मोबाइल है तो सबके पास एप्पल का मोबाइल होना चाहिए, मतलब क्रय शक्ति एक समान होनी चाहिए, ऐसा ये पूर्व मान्यता मानता है। प्रत्येक मानव आर्थिक होता है। आर्थिक का मतलब है प्रत्येक मानव लाभ के लिए जीता है, मतलब लाभ को ही देखता है। वो संस्कृति, समाज, आसपास की भावनाएं, फीलिंग्स को नहीं देखता है, वो लाभ के लिए काम करता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट किस प्रकार हो सके। तो यहाँ पे ये कहता है कि प्रत्येक मानव आर्थिक रूप से काम करता है, आर्थिक होता है, साथ में वे विवेकशील होता है। विवेकशील होगा तभी वो आर्थिक रूप से कार्य करेगा। तो जनरली ऐसा होता नहीं है, चीज़ें और तरीकों से भी प्रभावित होती है। तो इसकी भी हम आलोचना कर सकते हैं कि इस मान्यता की भी आलोचना कि व्यक्ति हमेशा आर्थिक रूप से नहीं सोचता है, हमेशा वो आर्थिक रूप से नहीं देखता है चीज़ों को, वो हमेशा लाभ के लिए, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है। ऐसी थ्योरी एक 2017 में एक सिद्धांत दिया था। ऐसा इस थ्योरी को, मतलब इस थ्योरी को फेल किया था किसी ने, तो उसको 2017 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। क्या मिला था? 2017 में इस थ्योरी को फेल करने वाले को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसका मतलब हम इसकी आलोचना कर सकते हैं। किसकी आलोचना? क्रिस्टोलर की सारी मान्यताओं की हम आलोचना कर सकते हैं। तो अभी मान्यताएं ये है, इसकी आलोचना भी हमने एक साथ निपटा दी साथ में। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये इसकी मान्यताएं हैं। इस मान्यताओं से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था स्टार्टिंग में। ठीक है, इस मान्यताओं से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था, जिसमें एक लिए लिखा था कि जर्मनी भूगोलवेता नहीं है। ठीक है, जबकि ये जर्मन का भूगोलवेता है। अब देखते हैं इसका जो मूल सिद्धांत है, क्रिस्टोलर का जो पूरा एक सिद्धांत है, किन मूल सिद्धांतों पर आधारित है, उसका बेस क्या है। ठीक है, उसका बेस 2 प्रिंसिपल्स है, 2 सिद्धांत है और इसके 6 व्युत्पन्न हैं, मतलब 6 कारक है जिस पर ये टिका हुआ है, और 2 प्रिंसिपल्स है जो इसको क्या देते हैं, आधार देते हैं या इसका एक बेस के रूप में कार्य करते हैं। राइट, तो 2 सिद्धांत इसमें क्या है? सबसे पहले है सेंट्रलाइजेशन। क्या है? सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण, और एक है हायरार्की। राइट, हायरार्की कब होगी? जब केंद्रीयकरण होगा। मतलब हायरार्की का हम पदानुक्रम का निर्धारण कैसे करेंगे? जब उसमें क्या पाया जाएगा? केंद्रीयता पाई जाएगी। अब यहाँ पे आपने देखा होगा केंद्रीयकरण का सिद्धांत, तो भौगोलिक कोई भी परिघटना होती है, कोई भी भौगोलिक परिघटना में क्या होता है? कोई भी भौगोलिक परिघटना में सेंट्रलाइजेशन होता है या केंद्रीयकरण पाया जाता है। कोई भी भौगोलिक घटना हो उसमें केंद्रीकरण पाया जाता है। अगर हम देखें हमारा जो सूर्य है, तो सूर्य के चारों ओर क्या पाए जाते हैं? ग्रह पाए जाते हैं। राइट, सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो ये सूर्य की आकर्षण शक्ति है, इसका सूर्य का ये अपने आप में क्या है? केंद्रीयकरण है। राइट, उसके साथ में मान लो जो पृथ्वी है या कोई अन्य ग्रह है, तो इसके ग्रह के चारों ओर उपग्रह पाए जाते हैं जो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये इनके अपने आप की क्या है? ये केंद्रीकरण की शक्ति होती है, सेंट्रलाइजेशन की शक्ति होती है। ग्रह के उपग्रह के चारों ओर क्षुद्र ग्रह होते हैं, छोटे छोटे, जो इसके चारों तरफ घूमते हैं। तो इस प्रकार ऐसे ही पृथ्वी पर कोई भी भौगोलिक परिघटना है उसका एक केंद्र होता है और उसमें केंद्रीकरण की शक्ति होती है। ये इस सिद्धांत का बेस है, आधार है। ऐसे ही यहाँ पे क्रिस्टोलर कहता है कि कोई भी बस्ती है, कोई भी नगर है, उसके अंदर केंद्रीकरण की शक्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पे केंद्रीकरण की मूल शक्ति क्या होती है? उसके कार्य होते हैं, उसके कार्यों से वहाँ का केंद्रीकरण निर्धारित होता है। तो केंद्रीकरण के आधार पर ही उसका फिर हायरार्की निर्धारित होती है। तो यहाँ पे दूसरा क्या है? पदानुक्रम का सिद्धांत, कि कोई भी चीज़ है उसमें पदानुक्रम का सिद्धांत पाया जाता है, चाहे वो प्रशासनिक हो चाहे शैक्षिक हो। शिक्षा में भी मान लो वाइस चांसलर होता है, फिर प्रोफेसर होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं। ठीक है, उसके नीचे और आएंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, स्कूल में जाएंगे तो प्रिंसिपल होता है। ठीक है, ये सारा सिस्टम होता है। तो ऐसे ही ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ऐसे ही हर सिस्टम में पदानुक्रम होता है। तो ऐसे नगरों में भी पदानुक्रम पाया जाता है। उस पदानुक्रम का आधार क्या होता है? वहाँ की सेंट्रलिटी होती है, केंद्रीयता होती है। राइट, तो ये 2 बेस है इस सिद्धांत के, एक तो सेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ
हायरार्की, पदानुक्रम। तो पदानुक्रम के आधार पर वो जो नगर होता है, वो शहर होता है, वो अलग अलग सेवाएं देता है। जो हाईएस्ट पदानुक्रम पर होगा वो सर्वाधिक सेवाएं देगा, जो लोवेस्ट पदानुक्रम पर होगा वो सबसे निम्न तरह की सेवाएं देगा। तो ये दो चीज़ें हैं। अब इन दो चीज़ों का हमें निर्धारण करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, केंद्रीयकरण का निर्धारण। कोई भी नगर है उसका केंद्रीयकरण या केंद्रीयता का माप कैसे होगा, मतलब हमें क्या करना है, सेट करना है। किस में, पदानुक्रम में। पदानुक्रम में मतलब जो नगर है, केंद्र स्थल है, नगर को आप केंद्र स्थल मान लीजिए। नगर होता है तो वो केंद्र स्थल, और केंद्र नगर क्या करता है, सेवाएं देता है। तो नगर अलग अलग रूप में अलग अलग होते हैं, तो उनका हम निर्धारण उसके पदानुक्रम में कैसे करेंगे कि सबसे ऊपर टॉप पे कौन होगा, सेकंड पे कौन सा होगा, थर्ड पे कौन सा होगा, उसके नीचे कौन सा होगा। तो उसका केंद्रीयता का माप करेंगे। और केंद्रीयता क्या होती है, केंद्रीयता किसी भी नगर के द्वारा दी जाने वाले कार्यों की संख्या होती है, जिसे हम केंद्रीय कार्य कहते हैं। आगे देखते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें इन 6 व्युत्पन्नों पर टिकी हुई है, 6 चीज़ों पर टिकी हुई है। ये 6 चीज़ें क्या होती हैं अभी देखते हैं। तो अभी तक आसान ही था, कुछ ऐसा नया नहीं है। कुछ आपको लग रहा है क्या कि सर इसमें कोई रॉकेट साइंस है, केंद्र का जो केंद्र स्थल सिद्धांत है समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक कुछ नहीं है, सिंपल 2-4 इसने मान्यताएं रखी है। और ये कहता है कि मैं सेंट्रल पैलेस थ्योरी है, इसमें मैं ये समझाता हूँ कि बस्तियां हैं, बस्तियों के बीच में जो केंद्र स्थल होते हैं वो किन किन को सेवाएं देता है, 2 केंद्र स्थलों के बीच की दूरी कितनी होती है, आसपास के कितने केंद्र स्थल किस किस रूप में व्यवस्थित होते हैं, ये सारी चीज़ें सिंपल बातें ये कहता है। तो हमारे अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है कि जो टफ हो या समझ में नहीं आए। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट है, देखिए अब इसके 6 व्युत्पन्न हैं, इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। अभी हमने देखा था उससे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो यहाँ पे केंद्र स्थल सिद्धांत या सेंट्रल पैलेस थ्योरी में 6 व्युत्पन्न हैं, 6 व्युत्पन्न है। तो 6 व्युत्पन्न क्या होते हैं, सबसे पहले है सेंट्रल पैलेस। सबसे पहले क्या है, केंद्र स्थल। सेंट्रल पैलेस क्या होता है, देखिए केंद्र स्थल क्या होता है, जो नाम ही सेंट्रल पैलेस थ्योरी है, ठीक है। सेंट्रल पैलेस क्या होता है कि सेंट्रल पैलेस किसी भी क्षेत्र विशेष में एक ऐसा केंद्र होता है, एक ऐसा केंद्र होता है जो अपने चतुर्दिक, जो इसके चारों तरफ का एरिया है, अपने चतुर्दिक एक कोई ऐसा केंद्र जो अपने चतुर्दिक एरिया में या अपने पूरक एरिया में सेवाएं, वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई करता है या वस्तुओं और सेवाओं को देता है। तो उसको सामान्य भाषा में हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। तो ये केंद्र है, ये अपने आसपास के एरिया को क्या करता है, सेवित करता है। क्या करता है, सेवित करता है, सेवाएं देता है। सेवाएं कई तरीके की होती है, 1000 तरीके की होती है। तो इसलिए इसको केंद्र स्थल को हम क्या कहते हैं, सेवा का केंद्र भी कहते हैं, सर्विस सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है, सेवा केंद्र भी बोलते हैं, क्योंकि ये अपने आसपास चतुर्दिक फैले हुए एरिया को ये केंद्रीय सेवाएं देता है, राइट। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, केंद्र स्थल सिद्धांत, केंद्र स्थल कहते हैं। तो ये केंद्र स्थल तब बनेगा जब वहाँ से कोई ना कोई सेवा बनेगी या कोई ना कोई सेवा वहाँ से जनरेट होगी, वो सेवा देगा तभी वो केंद्र स्थल बनेगा, नहीं तो वो केंद्र स्थल नहीं बनता है। जनरली आपने देखा होगा कि कोई भी नगर या कोई भी गांव की कोई शुरुआत होती है, कोई नुक्कड़ से होती है। मान लो ये कोई हाईवे जा रहा है, ये हाईवे इधर क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे एक छोटी सी सबसे पहले कोई प्याऊ खुलती है, ठीक है, कोई दयालु व्यक्ति होता है वो प्याऊ खोलता है। तो प्याऊ भी क्या एक सर्विस सेंटर है, वो हमें जल पान करवा रही है। फिर यहाँ पे क्या खुलेगी, एक पंक्चर की दुकान खुलेगी, फिर यहाँ पे धीरे धीरे एक सब्जी की दुकान खुलेगी, फिर धीरे धीरे यहाँ पे और क्या खुलेगा, सैलून की दुकान खुलेगी, ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या खुलेगा, कोई छोटा वर्कशॉप खुलेगा। तो ऐसे करके ये धीरे धीरे क्या बन जाता है, एक सर्विस सेंटर बन जाता है, एक सेवा का केंद्र बन जाता है, जो आगे जाके बड़ा नगर का रूप लेता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, केंद्र स्थल कहते हैं। तो कोई भी छोटा केंद्र है या बड़ा केंद्र है तो वो लेवल ऑफ सेंट्रल या लेवल ऑफ जो है सर्विस के आधार पर उसका सेंटर क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, डिसाइड, ठीक है। मैपिंग की सीरीज करवाएंगे, जल्दी करवाएंगे मंजित, ठीक है, थोड़ा सा और वेट करो, अभी समय नहीं मिल पा रहा है। वर्ल्ड मैपिंग हम स्टार्ट करेंगे वापस, ठीक है। तो केंद्र स्थल ये सेंट्रल पैलेस हम इसको कहते हैं। दूसरा है केंद्रीयता। तो जनरली हमने अभी क्या देखा कि कोई ऐसा केंद्र जो अपने आसपास के एरिया को क्या देता है, सर्विस देता है या सेवा देता है। तो सेवा किस आधार पर देगा, वो कुछ कार्यों पर आधार पर देगा। किसके आधार पर देगा, केंद्रीय कार्यों के आधार पर। तो कोई ऐसा सेंटर, कोई ऐसा केंद्र जहां पर वो अपने आसपास के एरिया को सर्विस दे रहा है, तो वो उसका केंद्रीय कार्य होता है। तो ऐसा बिंदु या ऐसा केंद्र स्थल जिसमें सर्वाधिक कार्यों की संख्या होती है या केंद्रीय कार्यों की संख्या होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसका केंद्रीयता कहते हैं। सिंपल भाषा में अगर मैं सरल करूं तो मान लो ये दिल्ली है
और मान लो ये जयपुर है, ठीक है, ये जयपुर है और ये दिल्ली है। दिल्ली में संसद है, राइट, दिल्ली में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, दिल्ली में और ऐसी संस्थाएं हैं, प्रशासनिक कार्यालय है जो पूरे भारत को सर्विस देता है। मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अंडमान निकोबार तक वहाँ से लोग आते हैं, संसद में बैठते हैं और वो सर्विस देता है। तो इसका एरिया, इसका केंद्रीयता क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि ये बड़े क्षेत्र तक सेवाएं देता है, प्लस यहाँ पे कार्यों की संख्या ज़्यादा है। तो जो ये सेंटर, जो ये केंद्र, जो कार्य जिस केंद्र में जो कार्य पाए जाते हैं उनको हम केंद्रीय कार्य कहते हैं। तो जिस सेंटर की केंद्रीय कार्य ज़्यादा होगा या जिस केंद्र का सर्वाधिक वो केंद्रीय रूप में कार्य करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, केंद्रीयता कहेंगे। जयपुर है तो जयपुर में भी विधानसभा है, लेकिन जयपुर में विधानसभा में सांसद कहाँ से सर्विस लेते हैं या कहाँ तक आते हैं, तो वो राजस्थान का एरिया होगा, राइट। इसमें जयपुर से भी मान लो जयपुर में भी यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, लेकिन केवल राजस्थान के स्टूडेंट ही आते हैं। डीयू में, जेएनयू में पूरे भारत से आते हैं, सिंपल भाषा में समझे तो इसकी केंद्रीयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चूंकि इसके केंद्रीय कार्य छोटे हैं, इसके केंद्रीय कार्य बड़े हैं, तो इसकी केंद्रीयता क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो कोई भी केंद्र जितने अधिक केंद्रीय कार्यों से सेवाएं प्रोवाइड करवाता है उसकी वो केंद्रीयता कहलाती है। सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है। तो केंद्र स्थल क्या होता है, ऐसा सेंटर, ऐसा केंद्र जो अपने आसपास के एरिया को सेवा देता है, वो केंद्र स्थल हो गया। केंद्रीयता क्या होती है कि केंद्र स्थल में पाए जाने वाले केंद्रीय कार्यों की संख्या क्या होती है, केंद्रीयता। बहुत सिंपल भाषा में कि केंद्र स्थल में पाए जाने वाले केंद्रीय कार्यों की संख्या क्या होती है, केंद्रीयता होती है। अब केंद्रीय कार्य क्या होते हैं उसको हम देख लेते हैं, केंद्रीय कार्य इसमें जो पाए जाते हैं। अब तीसरा केंद्रीय कार्य क्या होते हैं, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना है बस, बहुत आसान है। देखो केंद्रीय कार्य क्या होते हैं, यहाँ पर हम इसको समझते हैं कि जो ये केंद्र स्थल था, इस केंद्र स्थल में जो केंद्रीय कार्य पाए जाते हैं उसके आधार पर इसकी केंद्रीयता का निर्धारण होता है, राइट। जितने अधिक केंद्रीय कार्यों की संख्या होगी उतनी ही अधिक इसकी केंद्रीयता होगी। अब जो केंद्रीय कार्य होते हैं किसी बस्ती विशेष में पाए जाने वाले कार्यों को हम क्या कहते हैं, केंद्रीय कार्य कहते हैं, जो उसको अन्य बस्ती से अलग करते हैं। दो बस्तियां ली हमने, एक दिल्ली ली, एक जयपुर लिया। तो जयपुर का जो केंद्रीय कार्य है संसद भवन, वहां पे भी फंक्शनलिटी है ना, फंक्शन होता है, कुछ कार्य होता है, वो डिसीजन लेते हैं पूरे भारत का। तो जो उसका केंद्रीय कार्य क्या है, अलग है, उसको वो अलग विशिष्ट रूप से बनाता है, और जयपुर का केंद्रीय कार्य अलग है। तो किसी केंद्र स्थल पर पाए जाने वाले विशिष्ट कार्यों को या ऐसे विशिष्ट और सामान्य कार्य जो उसको अन्य बस्ती से अलग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, केंद्रीय कार्य कहते हैं। सिंपल है। तो हर चीज़ का केंद्रीय कार्य होता है। मान लो मैं यहाँ से आपको सेवाएं दे रहा हूँ तो ये मेरा शिक्षा प्रदान करने का क्या हो गया, केंद्रीय कार्य हो गया। तो हर केंद्रीय कार्य का मामला अलग अलग होता है, हर बस्ती में केंद्रीय कार्य अलग अलग होते हैं, सिंपल भाषा में। तो सबसे पहले हमने केंद्र स्थल देखा, जो अपने आसपास को सेवाएं देता है वो केंद्र स्थल बन जाता है। अब उस केंद्र स्थल में जो जितने केंद्रीय कार्यों की संख्या पाई जाती है उसकी वो केंद्रीयता कहलाती है, सेंट्रलिटी कहलाती है। कि केंद्र स्थल में जितने अधिक केंद्रीय कार्यों की संख्या होती है उस केंद्रीय कार्यों की संख्या को उसकी सेंट्रलिटी या केंद्रीयता कहते हैं। तो जितने अधिक केंद्रीय कार्यों की संख्या होगी वो उतना ही अधिक पदानुक्रम में हाईएस्ट पर होगा। जितने अधिक केंद्रीय कार्यों की संख्या कम होगी वो पदानुक्रम में उतना ही नीचे पाया जाएगा। दिल्ली है तो पूरे भारत को सेवाएं प्रदान करता है। मान लो कोई XYZ तहसील है, मान लो भोपालगढ़ ही है, ठीक है, मान लो भोपालगढ़ छोटी तहसील है, तो ये अपने आसपास के छोटे एरिया को ही क्या है 2, 4, 5 कार्य इसमें पाए जाते हैं। छोटा सा मान लो ब्लॉक लेवल पर कोई तहसील कार्यालय होता है और आसपास को सेवाएं देता है। तो इसमें क्या है, केंद्रीय कार्यों की संख्या कम है इसलिए पदानुक्रम में ये नीचे लेवल पर है। इसमें केंद्रीय कार्यों की संख्या सर्वाधिक है इसलिए ये पदानुक्रम में सबसे हाईएस्ट लेवल पर है, ठीक है। तो केंद्रीय कार्यों के आधार पर या केंद्रीय कार्यों की संख्या के आधार पर उसकी केंद्रीयता निर्धारित होती है और केंद्रीयता का माप के आधार पर उसका पदानुक्रम निर्धारित होता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया, ये आगे पूरा काम आएगा। अगर ये क्लियर हुआ तो ही आगे बात बढ़ेगी, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगी। सिंपल है। एक बार छोटा सा वापस समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एक बार थोड़ा सा वापस बता रहा हूं आपको। 3 चीजें हैं, एक है केंद्र, एक है केंद्रीयता और एक है केंद्रीय
कार्य, राइट। ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। इन 3 चीज़ों में देखो, केंद्र जो है, ऐसा केंद्र जो अपने आसपास के एरिया को क्या देता है, सर्विस देता है, वो क्या हो गया, केंद्र हो गया। अब केंद्रीयता क्या है, सर्विस क्या देगा, कुछ कार्यों की सर्विस देगा ना। तो केंद्रीयता होती है किसी केंद्र में पाए जाने वाले केंद्रीय कार्यों की संख्या, उसकी सेंट्रलिटी कहलाती है, केंद्रीयता कहलाती है, राइट। अब केंद्रीय कार्य क्या होते हैं, ऐसे कार्य जो किसी केंद्र में पाए जाते हैं, ऐसे विशिष्ट कार्य जो किसी केंद्र में, सेंटर में पाए जाते हैं, जो अन्य सेंटर से या अन्य बस्ती से अलग करते हैं, वो क्या हो गए, केंद्रीय कार्य हो गए। बस इतना सा ही तो कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे समझना ये है कि जो ये केंद्रीयता होती है, ये पदानुक्रम का आधार होती है। केंद्रीयता पदानुक्रम का आधार होती है, इसी से ही निर्धारण होता है। केंद्रीयता का मतलब है जितने अधिक वो कार्य देगा आसपास के लोगों को, कि सिनेमा हॉल भी है, शिक्षा नगरी भी है, और वहाँ पे हॉस्पिटल भी है, स्वास्थ्य नगरी भी है, टूरिज्म भी है, ठीक है, और प्रशासनिक कार्यालय भी है, और राजनीतिक कार्यालय भी है। इसके अलावा और जो कार्यालय सारे पाए जाते हैं, सारे कार्यालय, तो एक सेंटर इतनी सारी सेवाएं दे रहा है, इतने सारे उसमें केंद्रीय कार्य है, तो उसकी केंद्रीयता क्या हो जाएगी, उच्च हो जाएगी। तो वो पदानुक्रम में क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा। जैसे भारत के पदानुक्रम में क्या है, दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल है, ये हाईएस्ट लेवल पर है। समझ में आया या नहीं आया इन तीनों का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और समझनी है आपको, यहां पर एक सबसे महत्वपूर्ण है थ्रेशोल्ड, मतलब दहलीज। दहलीज क्या होती है, देखो, दहलीज का मतलब है, सिंपल भाषा में अगर हम बात करें कि ये कोई बस्ती है, ठीक है, ये पूरी बस्ती है, इस बस्ती का एक केंद्र ये है, ठीक है, जहां पर ये सेवाएं देता है। मान लो मार्केट है, जिसको हम केंद्र बोलते हैं। तो इस केंद्र में कोई सेवा तभी बनेगी जब उसको लेने वाला हो। तो दहलीज क्या होती है, वो न्यूनतम जनसंख्या होती है। दहलीज क्या है, वह न्यूनतम जनसंख्या जो वस्तुओं के उपभोग के लिए या वस्तुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक होती है। मान लो ये सेंटर है, ये एक ब्लॉक लेवल का सेंटर है, इस ब्लॉक लेवल के सेंटर पे मैंने लाके ओडी का शोरूम खोल लिया, राइट। तो ये यहाँ पे ओडी बिकेगी नहीं, बिकेगी, क्योंकि इस लेवल की यहाँ पे जनसंख्या नहीं रहती है, तो यहाँ पे न्यूनतम मांग नहीं है। तो ऐसा केंद्र जिसमें ऐसी न्यूनतम जनसंख्या जो किसी कार्य के उत्पादन के लिए आवश्यक हो। तो यहाँ पे मान लो मैं चप्पल की दुकान खोलूंगा तो वो चल जाएगा, क्योंकि उसकी डिमांड है, ऐसी न्यूनतम जनसंख्या जो चप्पल पहनती है, तो वहाँ पे क्या है, वो उसकी दहलीज हो जाती है। तो दहलीज सामान्यतः किसको दिखाती है, ये मांग को दिखाती है, किसी वस्तु के क्या है, मांग को, डिमांड को दिखाती है। तो डिमांड जो है, डिमांड से ही वहाँ पर क्या होगा, केंद्रीय कार्यों की संख्या होगी, राइट। तो दहलीज सर्वाधिक कहाँ होगी बताइए, दहलीज न्यूनतम मांग है, ठीक है। थ्रेशोल्ड क्या है, एक सीमा है, एक न्यूनतम मांग है जो जनसंख्या वहाँ के उत्पादन के लिए आवश्यक होती है। मान लो मैंने कोचिंग खोल ली, मान लो अभी आईएएस की कोचिंग खोल ली जोधपुर में, मैंने कहूँगा मैं आईएएस की कोचिंग करवाऊंगा, तो यहाँ पे वो बच्चों की डिमांड ही नहीं है। बच्चे तो कहाँ जाना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं, तो वहाँ जाके वो कोचिंग करेंगे जहाँ पूरे भारत के स्टूडेंट आते हैं। तो यहाँ पे वो न्यूनतम जनसंख्या है ही नहीं कि मैं वहाँ पे कोचिंग खोलूँ, मतलब कोई प्रोडक्ट उत्पाद करूँ मैं, राइट। तो किसी भी केंद्र में ऐसी न्यूनतम जनसंख्या जो उस प्रोडक्ट के उत्पादन के लिए या उस सेवा के उत्पादन के लिए आवश्यक हो, तो उसको हम दहलीज कहते हैं। और दहलीज उस वस्तु या सेवा की मांग को दिखाता है, राइट। कोई भी वस्तु या सेवा की मांग को दिखाता है। तो जो सबसे हाईएस्ट लेवल पर होगा, मान लो हाईएस्ट लेवल पर क्या है, नेशनल कैपिटल है, उसके बाद में स्टेट कैपिटल है, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। तो जो नेशनल कैपिटल होती है वहाँ पे दहलीज या मांग सबसे हाईएस्ट होती है। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो वहाँ पे मांग कम होती जाती है। तो दहलीज से क्या होता है, इस दहलीज से कोई भी सेवा या कार्य का उत्पादन होता है, सेवा या कार्य का क्या होता है, उत्पादन होता है। तो उस उत्पादन के लिए न्यूनतम जनसंख्या तो होनी चाहिए ना, तभी तो ये केंद्र सेवा देगा, नहीं तो वो ये केंद्र सेवा देने के लिए बनेगा ही नहीं। अपने खेत होता है तो खेत में कोई डिमांड नहीं होती है, कोई हम वहाँ पे केंद्र का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन ये जो सेंटर है यहाँ पर डिमांड है, तो डिमांड के अकॉर्डिंग वहाँ पर उत्पादन होगा, और उत्पादन के बाद में उसका क्या होगा, वस्तुओं का वितरण होगा, ठीक है। तो वस्तुओं का जो ये केंद्र जिस स्थान तक वस्तुओं का क्या करता है, वितरण करता है, उसको हम क्या कहते हैं, परास कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, परास या रेंज। तो दहलीज आपको समझ में आ गया
कि उत्पादन करने के लिए न्यूनतम मांग होनी चाहिए मार्केट में, और न्यूनतम मांग कब होगी, जब वहाँ पे वो न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए जो मार्केट में जाकर चीज़ों को खरीद सके। ठीक है, राइट, ये सिस्टम है यहाँ पर। अब आगे देखते हैं परास क्या होती है। देखो रेंज क्या होती है, तो कोई भी तत्व होता है उसकी परास होती है, एक रेंज होती है, उस रेंज तक वो चीज़ें मिलती है या उस रेंज तक उसका विस्तार पाया जाता है। तो सिंपल भाषा में अगर हम ये कहें कि मान लीजिए ये केंद्र है, तो इस केंद्र में जो वस्तुएं या जो सेवाएं उत्पादित होगी, ठीक है, उसको खरीदने के लिए कोई उपभोक्ता कितनी दूरी तक अपना रास्ता तय करता है, या कितनी दूरी तक वो क्रय शक्ति के रूप में खरीदना चाहता है। मान लीजिए मुझे क्या खरीदनी है, चीनी खरीदनी है, ठीक है, तो चीनी खरीदने के लिए मैं कितना किलोमीटर जा सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलोमीटर जा सकता हूँ। तो ये चीनी की परास हो गई, राइट, ये किसकी परास हो गई, चीनी की परास हो गई, रेंज हो गई। तो चीनी की जो रेंज है वो 4 किलोमीटर है, क्योंकि कोई भी उपभोक्ता 4 किलोमीटर चीनी खरीदने जा सकता है। वहीं मुझे मान लो 4 व्हीलर खरीदनी है, मुझे कोई कार खरीदनी है, तो कार खरीदने के लिए मैं जोधपुर से जयपुर जा सकता हूँ, या जयपुर से दिल्ली जा सकता हूँ, दिल्ली से भी मैं कार लेके आ सकता हूँ, सेकेंड हैंड लेनी है, सस्ती मिलती है, राइट। तो मैं कार के लिए मैं 500 किलोमीटर भी जा सकता हूँ। तो ये इस कार की क्या हो जाएगी, परास हो जाएगी। तो कोई भी उपभोक्ता उस वस्तु को क्रय करने के लिए जितनी दूरी तय करना चाहता है या जितने दूरी तय कर सकता है, वो उस वस्तु की क्या होती है, परास होती है। तो हर वस्तु की परास क्या होती है, अलग अलग होती है, ध्यान रखिएगा, हर वस्तु की परास अलग अलग होती है उसकी क्षमता के अनुसार। तो हमारी जो दैनिक वस्तुएं, दैनिक आवश्यक वस्तुएं होती है, उसकी परास कम होती है। दैनिक वस्तुओं के अलावा जो विशिष्ट वस्तुएं होती है उनकी परास ज़्यादा होती है, राइट। तो उसकी परास ज़्यादा होती है। अगर हम इसको इसमें भी देखें तो यहाँ पे देखो, ये इधर मान लीजिए कोई तत्व ले लीजिए, ठीक है, ये इधर चीनी ले लीजिए, इधर कपड़े ले लीजिए, कोई क्लॉथ है, ठीक है, इधर मान लीजिए कोई कार है। तो इन सब की परास अलग अलग होती है, इन सब की परास अलग अलग होती है। इधर मान लीजिए ये कोई दूरी है, राइट, इधर ये कोई आइटम है या सेवा है। तो यहाँ पे सब की परास अलग अलग होती है। मैं चीनी खरीदने जाऊँगा तो चीनी की परास यहाँ पे कम होगी, मतलब 4 किलोमीटर जा सकता हूँ। कपड़े खरीदने जाऊँगा तो मैं 10 किलोमीटर तक भी जा सकता हूँ कि ठीक है चलो WTP चलेंगे या कहीं और जाएंगे, कनॉट प्लेस जाएंगे। कार खरीदने के लिए मैं सर्वाधिक दूरी तय कर सकता हूँ, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर इसमें एक रिलेशन पाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, परास कहते हैं। तो सिंपल भाषा में समझना है कि परास क्या होती है, वह न्यूनतम दूरी होती है जहाँ तक उपभोक्ता उसको खरीदने के लिए जा सकता है, ठीक है। या वह दूरी भी कह सकते हैं जहाँ तक किसी केंद्र की वस्तुओं और सेवाओं का विस्तार होता है, उसको भी कह सकते हैं कि ये केंद्र है, तो वह दूरी जहाँ तक इस केंद्र से वस्तुओं और सेवाओं का क्या होता है, विस्तार होता है, उसको भी हम परास कह सकते हैं। तो सामान्यतः परास हर चीज़ की परास क्या होती है, अलग अलग होती है। हर वस्तु की परास और हर वस्तु की डेलीज दोनों अलग अलग होती है, राइट। आगे बढ़े, चलिए क्या हुआ, शुरू से देखना पड़ेगा, समझ में नहीं आ रहा है। सिंपल है, बहुत आसान है, ऐसा कुछ है ही नहीं, सिंपल है ना। परास क्या होती है कि परास कोई भी वस्तु की अलग अलग परास होती है। सिंपल मैंने चीनी और आपको कार के एग्जाम्पल से समझाया, ठीक है। और दहलीज क्या होती है, कोई भी वस्तु हम, क्योंकि केंद्र है तो केंद्र वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, फिर उसका वितरण करता है, ठीक है, वो वितरण करता है, राइट। तो ये वितरण, इसी से क्वेश्चन आया था, स्टार्टिंग में मैंने आपको क्वेश्चन भी बताया था, इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन सा क्वेश्चन इससे आया है। तो परास से क्वेश्चन आया था कि वह न्यूनतम दूरी जो उपभोक्ता मतलब तय करना चाहता है, ठीक है, किसी वस्तु को क्रय करने के लिए, तो वो उसकी क्या हो जाती है, परास हो जाती है। और कोई वस्तु, वह न्यूनतम जनसंख्या किसी वस्तु के खरीदने के लिए आवश्यक हो, उसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड कहते हैं, दहलीज कहते हैं। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। तो परास और दहलीज दोनों ही आवश्यक है और दोनों ही वस्तुओं के हिसाब से अलग अलग होती है, राइट। अब जिस वस्तु की परास जितनी ज़्यादा होगी उसका उस केंद्र का पदानुक्रम सर्वाधिक पाया जाएगा। सिंपल है, वस्तु हमने, सेवा क्या ली, मान लो सेवा हमने ली है राजनीति, क्या ली है हमने, सेवा राजनीति। तो राजनीति जो है, दिल्ली की राजनीति है, दिल्ली की संसद है, उसका प्रभाव क्षेत्र बहुत बड़े एरिया में होता है, इसलिए उसका वो क्या है, उसकी परास ज़्यादा होती है। तो परास ज़्यादा होने के कारण से उसमें हाईएस्ट पदानुक्रम पर वो स्थापित हो जाएगा, वो बड़ा केंद्र बन जाएगा। सिंपल है। उसके बाद में देखो पूरक एरिया क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एरिया क्या होता है।
पूरक एरिया का मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एरिया का मतलब कोई भी केंद्र स्थल है उसके चारों ओर जितने किलोमीटर तक वो सेवाएं प्रदान करता है उसको हम क्या कहते हैं, पूरक एरिया कहते हैं। तो ये मान लीजिए ABCD कुछ भी ये कोई केंद्र है, ये केंद्र है, तो इस केंद्र के आसपास का जो चतुर्दिक एरिया होता है, जहाँ तक इसकी सेवाएं जाती है, जहाँ तक इसका प्रभाव क्षेत्र होता है, या किसी भी केंद्र का अमलैंड, हमने अमलैंड पढ़ा ना, अमलैंड क्या होता है, नगरीय प्रभाव क्षेत्र। तो किसी भी केंद्र का अमलैंड या प्रभाव क्षेत्र उसका क्या कहलाता है, पूरक एरिया कहलाता है, जहाँ तक वो सेवाएं देता है। मान लो दिल्ली का पूरक एरिया अंडमान निकोबार तक है, क्योंकि अंडमान निकोबार तक वहाँ के राजनेता वहाँ पर आते हैं, संसद में बैठते हैं। इधर जम्मू कश्मीर तक है, तो दिल्ली का जो परास है वो क्या होगी, बड़ी हो गई, या दिल्ली का पूरक एरिया क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एरिया बड़ा हो गया। तो जिस केंद्र में सेवा और कार्यों की संख्या ज़्यादा होगी उसका उतना ही पूरक एरिया, कॉम्प्लीमेंट्री एरिया बड़ा होता जाएगा। जिस केंद्र में सेवा और कार्यों की संख्या कम होगी उसका उतना ही कॉम्प्लीमेंट्री एरिया या पूरक एरिया छोटा होता जाएगा। एक गांव का कॉम्प्लीमेंट्री एरिया, पूरक एरिया छोटा होता है, एक ब्लॉक का थोड़ा और बड़ा होता है, एक जिला मुख्यालय का और बड़ा होता है, स्टेट कैपिटल का और बड़ा होता है, और नेशनल कैपिटल का सर्वाधिक बड़ा होता है। तो ये कार्यों की संख्या और सेवा के आधार पर ये पूरक क्षेत्र क्या होता है, निर्धारित होता है। ऑल राइट, कोई बात नहीं, लेट हो गए तो भी ऐसी बात नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पूरक एरिया समझ में आया ना, पूरक एरिया क्या होता है, सेंटर के आसपास का चतुर्दिक एरिया। आगे बढ़ते हैं, सिंपल है। तो ये जो 6 व्युत्पन्न हैं, पूरक, परास, दहलीज और केंद्रीय कार्य और केंद्र स्थल क्या होता है, केंद्रीयता क्या होती है, ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, तब जो है आपको केंद्र स्थल सिद्धांत में हम आगे बढ़ पाएंगे। राइट, तो 2 सिद्धांत देखे इसके छोटे छोटे, केंद्रीयकरण और पदानुक्रम, जिस पर ये सिद्धांत टिका हुआ है। उसके 6 चीज़ें देखिए हमने, छोटी छोटी, सारी समान है, आसान है। उसके बाद में क्या है, देखो ये मॉडल कुछ प्रतिमानों पर आधारित है। प्रतिमान का मतलब है कि कुछ फिक्स बातों पर आधारित है। प्रतिमान का मतलब है मानक, स्टैंडर्ड। ठीक है, कुछ प्रतिमानों पर आधारित है। उस प्रतिमान में ये क्या कहना चाहता है उसको समझना है, ताकि ये चीज़ें हम आगे हमारे काम आएगी। इस प्रतिमान में ये क्या कहना चाहता है, कौन, किस्टोलर कहता है। किस्टोलर कहता है कि एक उच्च स्तर का केंद्र, उच्च स्तर का केंद्र स्थान, केंद्र स्थान क्या है, सेंट्रल पैलेस, इसको CP लिख रहा हूँ। ठीक है, CP अपने से निम्न स्तर के सभी केंद्र स्थानों के कार्य संपादित करता है। ये लाइन आपको समझ में आई या नहीं आई? सिंपल है ना। सिंपल ये है कि मान लो जो नेशनल कैपिटल है, इस नेशनल कैपिटल में सारे जो स्टेट कैपिटल में जो कार्य होते हैं, या इसको ऐसे समझो सिंपल भाषा में, पहली लाइन क्या कह रही है कि एक उच्च स्तर का केंद्र स्थान अपने से निम्न स्तर के केंद्र स्थान के सारे कार्य करता है। मतलब जो विलेज में कार्य होते हैं, जो गांव में कार्य होते हैं, वो सारे ब्लॉक लेवल में भी मिलते हैं। जो ब्लॉक लेवल में कार्य होते हैं वो सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी मिलते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के कार्य होते हैं वो सारे स्टेट कैपिटल में भी मिलते हैं। यही बात कह रहा है कि एक उच्च स्तर का केंद्र स्थान, मान लीजिए हाईएस्ट पदानुक्रम का केंद्र स्थान, अपने से नीचे लेवल के सभी केंद्र स्थानों के कार्य संपादित करता है। ऑल राइट, बहुत सिंपल लाइन है। तो इस प्रकार हायरार्की के अनुसार नीचे वाले लोवेस्ट हायरार्की के कार्य, जो हाईएस्ट हायरार्की पर कोई स्थान होता है, वो सारे नीचे वाले कार्य करता है। तो ये लाइन समझ में आ गई। ये आपको एक मॉडल का एक मानक है, प्रतिमान है। अगला क्या कहता है कि प्रत्येक उच्च स्तर का केंद्र स्थान, प्रत्येक उच्च स्तर का केंद्र स्थान अपने से निम्न स्तर के एक समान 6 केंद्रों से स्थानों से घिरा होता है। मतलब ये कहता है कि प्रत्येक उच्च स्तर का केंद्र स्थान, मान लो ये क्या है, ये जिला मुख्यालय है, तो जिला मुख्यालय अपने के चारों ओर 6 समान दूरी पर स्थित क्या है, ब्लॉक से जुड़ा हुआ है, ये कहता है। तो ये 6 केंद्र से क्या बनता है, षटकोण बनता है। अभी आएगा, हम देखेंगे कैसे बनता है। राइट, प्रत्येक उच्च स्तर का केंद्र स्थान अपने से निम्न स्तर के 6 केंद्रों से घिरा होता है या जुड़ा होता है। राइट, तो ये क्या है, जिला मुख्यालय है, और ये क्या है, 6 ब्लॉक है। जिला मुख्यालय के चारों ओर ब्लॉक होते हैं। ऐसे ही ये जो ब्लॉक है, ऐसे ही ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक 6 गांवों से घिरा होता है। ठीक है, ये ब्लॉक में कितने, 6 गांव हैं, तो ये ब्लॉक भी 6 गांवों से इस प्रकार घिरा होता है। राइट, तो ये जिला मुख्यालय भी ऐसे 6 मान लो, और अन्य इस प्रकार एक जाल बनता है, एक संजाल बनता है, नेस्ट बनता है। इसको देखेंगे आगे। उसके बाद में देखो,
ये हो गया। तीसरा क्या कहता है, तीसरा मानक क्या है, एक समान स्तर के केंद्र स्थान समान दूरी पर स्थित होते हैं। एक समान स्तर के केंद्र स्थान समान दूरी पर होते हैं। तो ये जो ब्लॉक क्या है, एक समान स्तर के हैं, तो इनके बीच की दूरी समान होगी। मान लो आगे हम जाएं, मान लीजिए ये क्या है, मान लीजिए यहाँ पर ये जिला मुख्यालय है, तो ये जिला मुख्यालय और ये जिला मुख्यालय दोनों समान दूरी पर स्थापित होंगे, राइट। ये जिला मुख्यालय और ये जिला मुख्यालय दोनों समान दूरी पर स्थापित होंगे। तो समान स्तर वाले पदानुक्रमों के बीच समान दूरी पाई जाती है। ये पहले हमने मान्यता में भी पढ़ा था और यहाँ पर मानक के रूप में भी कह रहा है। एक समान स्तर के केंद्र स्थान समान दूरी पर होंगे। नेशनल कैपिटल समान दूरी पर होंगे। स्टेट कैपिटल समान दूरी पर होंगे। जिला मुख्यालय समान दूरी पर होंगे। ऐसा ये मानक है किसका, स्टोलर का। प्रत्येक निम्न स्तर का केंद्र स्थान अपने से उच्च स्तर के केंद्र स्थानों से सेवाएं लेता है। प्रत्येक नीचे वाला केंद्र स्थान ऊपर वाले केंद्र स्थान से सेवाएं लेगा। विलेज ब्लॉक से सेवाएं लेगा, ब्लॉक जिला मुख्यालय से लेगा, जिला मुख्यालय कहाँ से लेगा, जिला मुख्यालय अपने स्टेट कैपिटल से सेवाएं लेगा। सिंपल है। तो ये ऐसा एक पदानुक्रम पाया जाता है। अब क्या कह रहा है, केंद्र स्थान की जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ उसकी सेवाओं में भी वृद्धि होती है। कि जो ये केंद्र स्थान है, चाहे विलेज हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो, इसमें जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा, सेवाओं का कार्य विस्तार और होता जाएगा। तो जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला होगा उसमें सर्वाधिक सेवाएं और कार्य पाई जाती है। जो सबसे कम जनसंख्या वाला होगा सबसे कम सेवाएं और कार्य उसमें पाए जाते हैं। सिंपल बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूरक क्षेत्र की आकृति क्या होती है। पूरक क्षेत्र मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एरिया है, उसकी आकृति क्या होनी चाहिए, ये सबसे डिसाइडिंग फैक्टर है। तो जनरली क्या होता है, अगर आदर्श के रूप में देखें कि कोई भी केंद्र स्थल है वो अपने चारों ओर सेवाएं देगा, तो आदर्श के रूप में देखें तो वो आकृति क्या होनी चाहिए, वृत्ताकार होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, वृत्ताकार। कैसे होगी अभी देखते हैं। देखो ये कहता है कि ये मान लीजिए केंद्र स्थल है, इसके चारों ओर ये एक केंद्र स्थल है, ठीक है, ये एक केंद्र स्थल है, इसके चारों ओर ये एक केंद्र स्थल है, ठीक है। इस प्रकार ये केंद्र स्थल है, इसके चारों ओर ये केंद्र स्थल है, इसके चारों ओर ये है और ये है, इधर मान लीजिए ये है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये केंद्र स्थल, ये केंद्र स्थल, ये समान दूरी पर केंद्र स्थल स्थित हैं। और ये क्या दे रहे हैं, अपने आसपास के एरिया में क्या दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। ये सारे केंद्र हैं, अपने आसपास के इलाके में ये सेवाएं दे रहे हैं। तो अब आपको ये दिख रहा होगा कि इसके बीच का जो एरिया है, मतलब ये सर्कल जब होगा तो इसके जो बीच का एरिया ऐसा है जहां पर सर्विस नहीं जाएगी। इस एरिया में अब ये एरिया क्या रह गया, खाली रह गया। तो जो मैं ये पिंक कलर कर रहा हूं, इस एरिया में सर्विस नहीं जाएगी। इसका मतलब है सर्कल आकृति सही नहीं है, इस वाले एरिया में क्या है, सर्विस नहीं जाएगी। तो यहाँ पे वृत्ताकार, जब मान लीजिए कोई भी केंद्र स्थल है, उस केंद्र स्थल का पूरक क्षेत्र कॉम्प्लीमेंट्री एरिया, हमने देखा ना कॉम्प्लीमेंट्री एरिया होता क्या है कि उसके पीछे का आसपास का चतुर्दिक एरिया जहां तक कोई केंद्र अपनी वस्तुओं की सेवाओं की पूर्ति करता है, तो इस केंद्र के चारों ओर का एरिया कैसा होता है, इसकी आकृति अगर हम वृत्ताकार लेते हैं, ठीक है, वृत्ताकार लेने पर इसके बीच में ऐसा ये असेवित क्षेत्र रह जाता है, ठीक है, ये असेवित क्षेत्र उसमें रह जाता है जहां पर कोई भी सेवा नहीं पहुंचती है, राइट। इस प्रकार की घटना होती है। दूसरा रूप देखें इसका कि मान लो इनको हम और पास पास में लाएं, मान लो ये एक केंद्र हो गया, मतलब जो असेवित क्षेत्र है उसको हम भरने की कोशिश करें तो क्या होगा, तो ये होगा कि अब देखो इसमें कोई असेवित क्षेत्र नहीं है। मतलब असेवित का मतलब है जहां पर कोई भी सर्विस नहीं पहुंच रही है। अब ये एरिया क्या है, यहाँ पर कोई भी सेवा नहीं पहुँच रही है क्योंकि ये वृत्त के बाहर चला गया, राइट। अब इधर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा चित्र आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखें तो ये एरिया है, अब यहाँ पे ये क्या है, बहुसेवित है। कैसे होगा बहुसेवित, क्योंकि ये बिंदु, ये बिंदु, ये केंद्र, ये केंद्र, ये केंद्र और ये मुख्य केंद्र है, मेन केंद्र है। तो ये जो एरिया जो मैंने पिंक किया है, ये इस केंद्र से भी सेवाएं ले रहा है। क्या हो रहा है,
कि यहाँ से भी सेवाएं ले रहा है और यहाँ से भी सेवाएं ले रहा है, ठीक है, इधर से भी सेवाएं ले रहा है, इधर से भी सेवाएं ले रहा है। तो ये कुछ बिंदु ऐसे हैं जो जहाँ पर बिल्कुल भी सेवाएं नहीं पहुँच पाती, असेवित रह जाता है, ये क्या हो जाता है, बहुसेवित हो जाता है। तो यहाँ पर एक विसंगति उत्पन्न हो गई है। ये सारा एरिया क्या है, बहुसेवित है, जहाँ पे 2 केंद्रों से सेवाएं आ रही है। जबकि किस्टोलर की मान्यता क्या है कि कोई भी सेंटर है वो एक जगह से ही सेवाएं लेगा, या कोई भी बस्ती है वो एक केंद्र से ही सेवाएं लेगा, 2 केंद्रों से सेवाएं नहीं लेगा। तो यहाँ पे अब स्थिति बन गई, ये तो क्या हो गया, असेवित, ये तो क्या हो गया, असेवित, और ये क्या हो गया, बहुसेवित, बहुसेवित हो गया। अब किस्टोलर ने थोड़ा दिमाग लगाया, उसने कहा कि जो वृत्ताकार स्थिति होती है कोई भी किसी भी केंद्र के पूरक एरिया के, हम देख क्या रहे हैं, पूरक क्षेत्र की आकृति को निर्धारित कर रहे हैं। तो यहाँ पे आदर्श रूप में तो वृत्ताकार होनी चाहिए, लेकिन वृत्ताकार में कोई भाग असेवित रहता है, कोई भाग बहुसेवित रहता है। कहीं पर तो सेवाएं बहुत ज़्यादा पहुँच रही है जिसकी डिमांड भी नहीं है, और कहीं पर सेवाएं पहुँच भी नहीं रही है। तो अब इसने क्या दिमाग लगाया, इसने कहा कि वृत्ताकार की आकृति के सबसे निकट स्थिति होती है वो षटकोण की होती है। किसकी होती है, षटकोण की होती है। वृत्ताकार के सबसे निकट आकृति होती है जो वृत्ताकार के समान ही दिखाई देती है, उसके समान प्रभाव होते हैं। तो इसका मतलब ये इस प्रकार की इसने आकृति ली, षटकोण की आकृति। तो यहां पे देखो ये केंद्र है और ये केंद्र है, राइट, और नीचे भी जाएंगे, ये केंद्र है। अब इसमें आप देखोगे कि कोई भी भाग क्या नजर आ रहा है आपको, कोई भी भाग ना तो बहुसेवित है ना ही द्विसेवित है। अब ये मान लो जिला, ये मान लीजिए पूरे नेशनल कैपिटल है। इस नेशनल कैपिटल के चारों ओर ये क्या है, ये स्टेट कैपिटल है, ये स्टेट कैपिटल है, ये स्टेट कैपिटल है, ये स्टेट कैपिटल है, ये स्टेट कैपिटल, ये स्टेट कैपिटल, और ये नेशनल कैपिटल। और नेशनल और स्टेट कैपिटल के बीच में ये सारे पॉइंट क्या है, ये मान लीजिए जिला मुख्यालय है। ये इतने सारे क्या है, जिला मुख्यालय है, राइट। तो ये सारे केंद्र समान दूरी पर स्थापित है, एक दूसरे से समान दूरी पर स्थापित है, ये सारे जिला मुख्यालय है। तो ये नेशनल कैपिटल, बीच में स्टेट कैपिटल, और इसके बीच में सारे जिले और जिला के मुख्यालय हैं। तो ये सारे अपने एक समान दूरी पर स्थापित है। इसमें ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहाँ पर बहुसेवित हो रहा है, मतलब दोनों साइड से ही सेवाएं आ रही है कार्यों की, ठीक है। और ऐसा भी कोई एरिया नहीं है जहाँ पर सेवाएं नहीं पहुँच रही है। तो ये इस एरिया को, इस आकृति को इन्होंने क्या किया, माना और आदर्श केंद्र के रूप में, या मतलब एक केंद्र का षटकोणीय एरिया माना जहाँ पे उसका सर्विस एरिया है। तो यहाँ पे किस्टोलर ने पूरक क्षेत्र की आकृति षटकोण क्यों ली, आपके समझ में आया या नहीं आया, बताइए, समझ में आया या नहीं आया कि जो असेवित है, बहुसेवित है, और जो ये एरिया है, तो ये आपके समझ में आया नहीं आया। क्योंकि असेवित और बहुसेवित से बचने के लिए किस्टोलर ने षटकोण आकृति ली, जहाँ पर ना तो असेवित होता है ना ही बहुसेवित होता है, सभी क्षेत्रों में, सभी केंद्रों में समान सेवाओं की पहुँच होती है, इसलिए इस आकृति को लिया है। आगे बढ़ते हैं, अभी ये आकृति अपने काम आएगी। अब क्या किया हमने, अब देखो ये सारी चीज़ें हमने देख ली कि षटकोण आकृति ले ली हमने, केंद्रीयता क्या होती है, केंद्रीय कार्य क्या होते हैं, सारी चीज़ें देख ली। अब हमें क्या निर्धारण करना है, पदानुक्रम का निर्धारण करना है। तो पदानुक्रम का निर्धारण किस आधार पर होगा, केंद्रीयता के माप के आधार पर होगा, ठीक है। किसी स्थान की केंद्रीयता के आधार पर उसका क्या निर्धारण किया जाता है, पदानुक्रम निर्धारित किया जाता है। और पदानुक्रम के लिए किस्टोलर ने क्या लिया है, जनसंख्या नहीं ली है, कोई सेवा कार्य लिया है, ठीक है। क्या लिया है, सेवा कार्य। तो यहाँ पर जर्मनी में उसने क्या किया, अध्ययन किया। तो जर्मनी के जो दक्षिणी जर्मनी के नगर हैं, तो वहाँ पर उसने देखा कि सेवा कौन सी लें। तो फिर उसने देखा कि जो टेलीफोन की सेवा कहाँ कहाँ तक विस्तृत है उसको आधार बनाया। मान लीजिए कोई बस्ती है, उस बस्ती के आसपास में कितने किलोमीटर तक टेलीफोन की सेवाएं हैं उसको आधार लिया, उसके आधार पर उसके पूरक क्षेत्र का निर्धारण किया, ठीक है। और उसके आधार पर जहाँ पर टेलीफोन की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर वो हाईएस्ट पदानुक्रम में होगा, जहाँ टेलीफोन की संख्या कम है वो लोवेस्ट पदानुक्रम में होगा। तो अब इसका माप कैसे करेंगे, तो वो मान लो गांव-गांव गली-गली घूमता हुआ किस्टोलर गया और उसने देखा कि किस किस एरिया में कहाँ कहाँ आंकड़े लिए, डाटा लिए मान लो। तो डाटा लेके उसने देखा कि किस एरिया में सर्वाधिक
ये टेलीफोन की संख्या सर्वाधिक है, किस में कम है। तो जहाँ पर सर्वाधिक है तो वो हाईएस्ट लेवल पर है, जहाँ कम है वो लोवेस्ट लेवल पर है, ऐसा पदानुक्रम निर्धारित किया। तो ये निर्धारित कैसे करेंगे, तो उसने एक सूत्र लिया, ठीक है, वो सूत्र आपको ध्यान में रखना मोटा मोटा। तो उसको हम उस सूत्र में रखेंगे तो वो केंद्रीयता सूचकांक आता है। यहाँ पे देखो पदानुक्रम, फिर सेवा, और सेवा क्या ली इसने, टेलीफोन की सेवा ली, ध्यान रखिएगा, जो कि सब इसकी आलोचना भी करते हैं क्योंकि सब जगह टेलीफोन सेवाएं समान नहीं होती है, ठीक है। तो केंद्र स्थलों के पदानुक्रम निर्धारण के लिए उसने केंद्रीयता सूचकांक का मापन किया। किसका किया, केंद्रीयता सूचकांक। केंद्रीयता क्या होती है, किसी भी केंद्र में पाए जाने वाले केंद्रीय कार्यों की संख्या क्या होती है, केंद्रीयता होती है। तो यहाँ पे केंद्रीय कार्य क्या लिया, केंद्रीय कार्य टेलीफोन लिया, टेलीफोन की सेवा। टेलीफोन की सेवा क्या है यहाँ पर, केंद्रीय कार्य, ओके। तो केंद्रीय कार्य टेलीफोन की सेवा हो गई। जब इस टेलीफोन की सेवा की संख्या डाटा इकट्ठा करेंगे तो उसका मान निकालेंगे तो उससे केंद्रीयता सूचकांक आ जाएगा। तो केंद्रीयता सूचकांक में जो हाईएस्ट लेवल पर होगा, तो मान लीजिए किसी का केंद्रीयता सूचकांक 36 आया है, किसी का मान लीजिए 25 आया है, किसी का मान लीजिए 18 आया है। तो एक एरिया ऐसा है जहाँ पर 36 मोबाइल पाए जाते हैं, तो ये हाईएस्ट पदानुक्रम पर हो गया, ठीक है। नीचे जाएंगे तो ये लोवेस्ट पदानुक्रम में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, जिसका आधार कुल जनसंख्या के स्थान पर, ध्यान रखिएगा, कुल जनसंख्या के स्थान पर केंद्रीय सेवाओं को लिया। और केंद्रीय सेवाएं क्या है, टेलीफोन है। ऑल राइट, समझ में आ रहा है सबके, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अब ये जो सूत्र आपको लंबा चौड़ा लग रहा है ना, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल है। तो हमें मान भी नहीं निकालना है, हमें जाके किसी दक्षिणी जर्मनी का शहर का डाटा नहीं लेना है, हमें मान नहीं निकालना है, हमें केवल किस्टोलर ने क्या क्या किया हमें वो देखना है। तो प्रमुख सेवाओं के रूप में टेलीफोन सेवा को केंद्रीयता का आधार माना, कि टेलीफोन सेवा ही केंद्रीयता का यहाँ पे प्रमुख आधार है, राइट। तो यहाँ पे देखो इसने फिर सूत्र दिया कि केंद्र स्थल की केंद्रीयता, किसी भी केंद्रीय स्थल की केंद्रीयता टेलीफोन के आधार पर मापेंगे दक्षिणी जर्मनी में। तो उसका सूत्र है TZ - EZ TG/EG। TZ क्या है, किसी केंद्र स्थल पर टेलीफोन की संख्या है, माइनस EZ केंद्र स्थल की टोटल जनसंख्या। तो किसी केंद्र पर टेलीफोन की संख्या और उसमें पाए जाने वाले टोटल लोगों की संख्या, ठीक है। उसके बाद में ये TG क्या है, सहायक क्षेत्र में टेलीफोन की संख्या। सहायक क्षेत्र का मतलब है, देखो इसको सिंपल अगर आप समझो, इस सूत्र को ऐसे समझ सकते हो कि ये अपना क्या है, ये अपना सेवा क्षेत्र है, ठीक है, ये केंद्र है। तो इस केंद्र में केंद्र स्थल पर टेलीफोन की संख्या, तो इस केंद्र स्थल पर कितने टेलीफोन हैं उसको हम क्या देंगे, TZ देंगे, राइट। अब इस केंद्र स्थल की जनसंख्या कितनी है उसको हम EZ देंगे। इस केंद्र स्थल पर जनसंख्या कितनी है, इसको EZ। तो इस केंद्र स्थल की जनसंख्या और इस केंद्र स्थल का टेलीफोन की संख्या, ये सारे इसमें आ जाएंगे। अब क्या पूछा है, TZ सहायक या पूरक क्षेत्र में टेलीफोन की संख्या, ये उसका पूरक क्षेत्र है जहाँ पर सेवाएं जा रही है। इस पूरक क्षेत्र में क्या है, TG टेलीफोन की संख्या, और इस पूरक क्षेत्र की जनसंख्या, उसका नाम क्या दिया है, EG। बस इसको सूत्र में रख दो और मान आ जाएगा। मान हमें निकालना नहीं है, सूत्र मोटा मोटा याद रखना है, TG - EZ TG/EG। बस ये तो रटना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया है तो पूछे जाने की संभावना है। हालांकि कोई जो सटका हुआ आएगा ना पेपर सेटर, वो ही देगा ऐसा। जनरली सामान्यतः कोई नहीं, समझदार जो होगा ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछने वाला, वो ये सूत्र आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन फिर भी हमें तो दोनों के लिए तैयार रहना है। हर परिस्थिति में हमारा क्वेश्चन आंसर, मतलब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक सूत्र इसने यूज किया। अब क्या किया, जर्मनी, दक्षिणी जर्मनी के एरिया में गया, डाटा इकट्ठे किए और इस सूत्र में रख दिया। तो सूत्र में जो मान आया उसको हमने क्या दिया, केंद्रीयता सूचकांक। इस केंद्रीयता सूचकांक में जो हाईएस्ट होगा तो उसको उसने आधार बना लिया, ठीक है। तो अब हमारे पास केंद्रीयता सूचकांक आ गया। इस सूचकांक के आधार पर हम केंद्र स्थलों का क्या कर देंगे, पदानुक्रम का निर्धारण कर देंगे। तो इस प्रकार इसने 7 पदानुक्रम का निर्धारण किया दक्षिणी जर्मनी में। कितने, उन्होंने दक्षिणी जर्मनी के केंद्र स्थलों को आरोही क्रम में लघु से वृहत की ओर 7 श्रेणियों में विभाजित किया। तो सबसे बड़ा जो सबसे छोटा केंद्र है ना, इसका नाम है मार्केट टाउन, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी से क्वेश्चन पूछा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर में, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि मार्केट टाउन, 2 मार्केट टाउन के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको 7 किलोमीटर होती है, ध्यान रखिएगा, राइट। तो सबसे छोटा पदानुक्रम जहाँ पे सबसे कम टेलीफोन की संख्या पाई जाती है या सबसे कम केंद्रीयता सूचकांक आया, उसका नाम इसने मार्केट टाउन नाम दिया, राइट। उसके थोड़ा नीचे जाएंगे, टाउनशिप सेंटर, ठीक है, नगरीय केंद्र। तो मार्केट मतलब बाजार केंद्र, फिर नगरीय केंद्र, फिर काउंटी नगर, फिर जनपदीय नगर,
और उसके बाद में लघु राजधानी और प्रांतीय प्रधान नगर, उसके बाद में प्रादेशिक राजधानी नगर, मतलब स्मॉल स्टेट कैपिटल है, प्रोविंशनल हेड सिटी है और ये रीजनल कैपिटल सिटी है। तो ये सारे 7 क्रम दिए दक्षिणी जर्मनी में। इस आधार पर इसने पदानुक्रम का निर्धारण किया। ये कैसे आया, आपको समझ में आया या नहीं आया कि छोटा मार्केट टाउन से लेकर प्रांतीय राजधानी तक, प्रादेशिक राजधानी तक निर्धारण कैसे किया? सिंपल है ना, है या नहीं है? एरिया में गया, एक सेवा ले ली, टेलीफोन की सेवा। टेलीफोन की सेवा सर्वाधिक जहां पाई जाती है वो प्रादेशिक राजधानी होगी, सबसे कम पाई जाती है वो बाजार केंद्र हो गया, ठीक है, बाजार टाउन हो गया स्टार्टिंग वाला। तो ये 7 आधार दिए इसने। तो 7 को रटना नहीं है, केवल फर्स्ट एंड लास्ट याद रखना है, 7 संख्या ध्यान में रखनी है। ये 7 पदानुक्रम इसने निर्धारण किए। अगला क्या देखो, ये महत्वपूर्ण है। 2 केंद्र स्थान एक दूसरे से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होते हैं। 2 केंद्र स्थान न्यूनतम वाले एक दूसरे से 7 किलोमीटर पर दूरी स्थित होती है। मान लीजिए 2 केंद्र है, सबसे छोटे ये मार्केट टाउन है, ये भी मार्केट टाउन है, MT मार्केट टाउन, MT मार्केट टाउन। इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है? 7 किलोमीटर होती है। टोटल ये 7 किलोमीटर। इसी से क्वेश्चन पूछा गया। इस परिस्थिति में कोई भी मनुष्य बिना वाहन के चलकर 1 घंटे में 3.5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। मान लो यहाँ से कोई व्यक्ति ये चीनी खरीदने जाएगा, इधर पैदल चल के जाएगा, तो इधर भी 3.5 किलोमीटर, इधर भी 3.5 किलोमीटर। इस हिसाब से इन्होंने क्या कर दिया, 7 किलोमीटर यहाँ पे दूरी इन्होंने तय कर ली। इस अनुपात में आगे आने वाले जो पदानुक्रम में शहर है, मान लीजिए जैसे ये लघु राजधानी है, तो इससे पहले क्या था, केंद्रीय नगर, तो यहाँ पे 7 किलोमीटर है, तो इनके बीच की दूरी जो है 12 किलोमीटर हो जाएगी। ये सबसे छोटा केंद्र है, तो इस सबसे छोटे केंद्र में कितनी जनसंख्या पाई जाती है? 800 जनसंख्या पाई जाती है। कितनी जनसंख्या है? 800 जनसंख्या। इसके बाद में जनसंख्या चेंज होती जाती है, इनके बीच की दूरी भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे पदानुक्रम में हम आगे बढ़ेंगे, दूरी बढ़ती जाएगी, जनसंख्या बढ़ती जाएगी। सबसे लोएस्ट में 800 जनसंख्या है, 7 किलोमीटर बीच में दूरी है। बस यही कहना चाह रहा है। किस्टोलर ने सबसे छोटे सेवा केंद्र मार्केट हेमलेट कहा, इनके बीच की दूरी आपस में 7 किलोमीटर होती है। देख लिया हमने, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। मैंने बाहर स्टार्टिंग में कहा था, मैं वापस आपको समझाऊंगा, लास्ट में वापस आपको बताऊंगा। ऑल राइट, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इस पूरे सिद्धांत का जो सर्वाधिक कोर एरिया है, जहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पदानुक्रम निर्धारण के सिद्धांत, या इसको क्या कहते हैं, फिक्स्ड के थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, फिक्स्ड के थ्योरी इसको बोलते हैं। क्या होता है, के क्या होता है उसको देखना है। पदानुक्रम निर्धारण के सिद्धांत है, ठीक है, सिद्धांत को हम फिक्स्ड के थ्योरी बोलते हैं। अब ये क्या है, पदानुक्रम का निर्धारण कैसे होगा? इस मॉडल के निम्न पदानुक्रम के सभी केंद्र स्थल, देखो इस मॉडल के निम्न पदानुक्रम के सभी केंद्र स्थलों के पूरक क्षेत्र षटभुज अपने से उच्च पदानुक्रम के केंद्र स्थलों के पूरक क्षेत्रों के साथ संजाल का निर्माण करते हैं। मतलब षटभुज के आकार में ये अपने से छोटे और बड़े के बीच में ऐसे षटभुज का निर्माण कर रहे हैं। मान लो ये केंद्र है, तो इसके चारों तरफ भी ऐसा षटभुज पाया जाता है। ठीक है, ऐसे ये एक जाल का निर्माण कर रहे हैं, राइट। तो इसमें क्या है, के वैल्यू क्या होती है, इसको समझना है कि ये स्थिर के वैल्यू क्या होती है, इसको क्या कहते हैं। तो प्रादेशिक राजधानी एवं पूर्वा के बीच कई चरण होते हैं। सिंपल भाषा में अगर आप देखो, के वैल्यू क्या होती है, के होता है कि यहाँ पे देखो, ये बहुत थोड़ा सा मैं आसान करके इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। के होता क्या है, के का मतलब है स्थिर। यहाँ पे एक चीज़ ये रखो, के का मतलब स्थिर या फिक्स्ड होता है, ठीक है। सर क्लास की PDF डालना, सोनू डाल देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। के का मतलब क्या होता है, यहाँ पर फिक्स्ड होता है, स्थिर होता है। के बराबर यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी हो, तो के वैल्यू है क्या, के वैल्यू है ये विलेज है, ये विलेज, ये ब्लॉक, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ये स्टेट कैपिटल, और ये क्या है, नेशनल कैपिटल, राइट। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, प्रादेशिक राजधानी, ये प्रादेशिक राजधानी एवं पूर्वा का मतलब है गांव के बीच कई चरण होते हैं। ये सारे कई चरण होते हैं, अलग अलग चरण होते हैं। तो इन चरण होते हैं, इन चरणों के एक दूसरे के बीच में क्या होता है, आनुपातिक संबंध होता है। एक आनुपातिक संबंधों के माध्यम से ये जुड़े होते हैं, ठीक है। आनुपातिक संबंध होता है, आनुपातिक संबंधों के माध्यम से जुड़े होते हैं। इस अनुपात में के मूल्य, इस अनुपात को हम क्या कहते हैं, के मूल्य कहते हैं। इसका मतलब कि
प्रत्येक चरण में अलग अलग अनुपात के रूप में ये होते हैं। तो जो ये विलेज है या पूर्वा है, ये अपने से बड़े केंद्र में पाया, मतलब सारी सेवाएं बड़े केंद्र में पाई जाती है, या जो ब्लॉक है या ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अपने से छोटे कितने एरिया को सर्विस देगा, अपने से निम्न पदानुक्रम में कितने ज़्यादा एरिया को सर्विस देगा, उसको उसका क्या कहते हैं, के वैल्यू कहते हैं। सिंपल है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो ब्लॉक से कितने गुना अधिक सर्विस देगा, उसको हम क्या कहते हैं, के वैल्यू कहते हैं। या ये स्टेट कैपिटल है, स्टेट कैपिटल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कितने गुना अधिक आ गया, बिल्कुल ठीक है। स्टेट कैपिटल है, स्टेट कैपिटल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कितने गुना अधिक सर्विस देगा, वो उसका के वैल्यू हो जाएगा। या सबसे हाईएस्ट पदानुक्रम पर नेशनल कैपिटल, नेशनल कैपिटल अपने से नीचे वाले पदानुक्रम में कितना गुना अधिक सेवा देगा, वो उसका क्या पाया जाता है, उसको हम के वैल्यू कहते हैं, जो कि क्या होता है, फिक्स होता है। यहाँ पे यही कहा गया है कि प्रादेशिक राजधानी एवं पूर्वा के बीच कई चरण होते हैं, इन चरणों का एक दूसरे से आनुपातिक संबंध होता है। तो इस संबंध को हम क्या कहते हैं, इस अनुपात को के कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक सेवा केंद्र के ऊपर जितनी बस्तियां आधारित होती है, प्रत्येक सेवा केंद्र के ऊपर जितनी बस्तियां आधारित होती है, वही के का वैल्यू होती है। ठीक है, मान लीजिए प्रत्येक सेवा केंद्र पर जितनी बस्तियां आधारित होगी, मान लो यहाँ पर ब्लॉक है, ठीक है, ये मान लो ये एक ब्लॉक है, राइट, ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर ये इतने सारे गांव हैं, राइट, ये क्या है, ये गांव हैं। तो इस ब्लॉक पर कितने गांव हैं, 6 गांव निर्धारित है, 6 गांवों को ये सर्विस दे रहा है ब्लॉक। तो इस ब्लॉक का के मूल्य क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? मतलब एक सेवा केंद्र पर कितने गांव निर्भर है, 6। ये सारे 6 गांव ये यहाँ पे चीनी लेने के लिए आते हैं, यहाँ पर चीनी लेने के लिए आते हैं, या अपना मान लो कपड़े खरीदने आते हैं, इस ब्लॉक पर आते हैं। तो ये सारे के सारे 6 गांव इस ब्लॉक पर निर्भर है, इसलिए इस ब्लॉक का मूल्य क्या हो गया, के वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। सिंपल बात है। तो इस प्रकार प्रत्येक सेवा केंद्र के ऊपर जितनी बस्तियां आधारित होती है, उसी जितनी बस्तियां उसके ऊपर निर्भर होगी, उसका वो के वैल्यू कहलाएगा। ऑल राइट, आगे बढ़ें, इसको और देखते हैं। इसलिए किस्टोलर के इस सिद्धांत को स्थिर के सिद्धांत कहते हैं, फिक्स्ड के थ्योरी भी इसको कहते हैं, क्योंकि वो फिक्स होता है। क्योंकि षटकोण है तो षटकोण में आकार फिक्स होता है, समान दूरी पर सब गांव होते हैं, अलग अलग दूरी पर अलग अलग गांव नहीं होते हैं। अब समझते हैं महत्वपूर्ण थ्योरी। इस प्रकार नगरीय केंद्र स्थलों के सेवा जाल नेस्टिंग का निम्न 3 दशाओं में के मूल्यों का निर्धारण होता है, राइट। इस प्रकार नगरीय केंद्र स्थलों के सेवा जाल का मतलब है नेस्टिंग, एक संजाल बनता है, को निम्न दशाओं में के मूल्यों का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पे देखो बाजार नियम क्या होता है। उससे पहले एक चीज और देखेंगे हम, इससे पहले आपको एक चीज और देखनी है, ये महत्वपूर्ण है। देखो देखिए कि कोई भी सर्विस सेंटर है उसका नेस्टिंग कैसे बनती है, संजाल कैसे बनता है, इसको क्या कहते हैं, संजाल कैसे बनता है। देखो ये क्या है, मान लीजिए स्टेट नेशनल कैपिटल है, ठीक है। इस नेशनल कैपिटल के चारों ओर इस प्रकार और सर्विस एरिया पाया जाता है। थोड़ा मैं फास्ट बना रहा हूँ, तो जैसा भी बने आप एक बार केवल अपना जो उद्देश्य है वो समझाने का है, समझ में आना चाहिए, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे। राइट, ये ऐसा क्या बन रहा है, ये ऐसे जाल बन रहा है, ठीक है। इसको आप ऐसे और बना सकते हो यहाँ पे,
ये जाल बन गया। अब देखो यहाँ पे मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, ये क्या है, ये नेशनल कैपिटल है, ये आपको दिख रही होगी, ये क्या है, ये नेशनल कैपिटल है। अब इस नेशनल कैपिटल के चारों ओर यहाँ पे क्या है, ये स्टेट कैपिटल है, इसके चारों ओर ये क्या है, स्टेट कैपिटल है, ये सारी स्टेट कैपिटल है, ठीक है, ये सारी स्टेट कैपिटल है। अब इस स्टेट कैपिटल के चारों ओर क्या है, थोड़ा सा ब्लैक में दिक्कत रहेगी ना, यस, रेड ले लेते हैं। इस स्टेट कैपिटल के चारों ओर ये क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। अब इस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के चारों ओर क्या है, देखो इस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के चारों ओर भी यहाँ पे क्या है, ये विलेज है, ये विलेज है या नहीं है। ऐसी संरचना, एक ऐसा जाल बन रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, नेस्टिंग कहते हैं। ऐसे केंद्र पाए जाते हैं। ये लोवेस्ट मॉडल पर है, ठीक है, ये सबसे छोटा क्या है, विलेज है, ठीक है। उसके बाद में ये ब्लॉक बनता है, इस ब्लॉक का भी अपना एक एरिया होता है। उसके बाद में ये स्टेट कैपिटल मान लो, इन सब के इसमें ऐसे एरिया पाए जाते हैं। अब जो ये स्टेट कैपिटल है, अगर इसको भी हम ऐसे मिलाएंगे, एक सेकेंड, इसको भी अगर ऐसे मिलाते हैं तो ये भी एक जाल बन रहा है बड़ा, ठीक है। जाल के अंदर ऐसे जाल पाए जाते हैं। ये इस प्रकार क्या बन रही है, नेस्टिंग बन रही है। थोड़ा सा ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ से इधर से मान लो, ठीक है। तो देखो ये सबसे बड़ा एरिया हो गया, मान लो इससे छोटा, और इसमें इस बड़े एरिया में और छोटा एरिया, फिर और छोटा और छोटा एरिया, ऐसे बड़े पदानुक्रम के आधार पर एक बड़ा क्रम बनता है, ठीक है। ये एक बड़ा क्रम बनता है, इस क्रम को हमें समझना है। तो अब इस क्रम में अलग अलग सेवा का आधार निर्धारण अलग अलग होता है, बाजार का अलग निर्धारण होता है, किसी और एरिया का अलग होता है। तो हमें यहाँ पे किसका देखना है, सबसे पहले, या इसमें सबसे पहले हमें किसका देखना है, बाजार का देखना है कि बाजार नियम या इसका K3 क्या होता है, ये K3 हायरार्की क्या होती है, इसको हमें यहाँ पे देखना है। चलिए देखते हैं। बस थोड़ा सा छोटा सा और है, 10-15 मिनट की क्लास और है, 10-15 मिनट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। देखिए यहाँ पे इस प्रकार नगरीय केंद्र स्थलों की सेवा जाल निम्न 3 दशाओं में के मूल्यों का निर्धारण होता है। सबसे पहले यहाँ पे बाजार नियम है, इसको के हायरार्की कहते हैं, बाजार नियम के हायरार्की। देखो होता क्या है, बाजार नियम में पदानुक्रम में उच्च केंद्रीय स्थल अगले केंद्रीय स्थल से 1/3 जनसंख्या को सेवाएं प्रदान करता है। अब इस चित्र को, छोटा सा चित्र है, इसको समझिएगा आप कि ये क्या कहना चाहता है। देखिए थोड़ा चित्र मैं छोटा ही बना रहा हूं, अपने पास स्पेस कम है क्योंकि दूसरे स्लाइड में मैं ले जा नहीं सकता। थोड़ा सा आपको समझने में ध्यान देना है, बहुत आसान है। राइट, इस प्रकार की ये नेस्टिंग बन जाएगी। देखो देखो यहाँ पर ये इस प्रकार की नेस्टिंग बन जाएगी। इसको थोड़ा इधर और विस्तार कर सकते हैं अपन। अब इसमें क्या होगा कि ये जो सेंटर है, ये मुख्य रूप से सेंटर है, ये मान लीजिए स्टेट कैपिटल है। तो ये स्टेट कैपिटल अपने चारों ओर के एरिया को क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। तो इसमें क्या होगा, ये देखो क्या कह रहा है, पदानुक्रम में उच्च केंद्रीय स्थल अगले केंद्रीय स्थल के 1/3 जनसंख्या को सेवाएं प्रदान करता है। अगला केंद्रीय स्थल क्या है, ये तो ये स्टेट कैपिटल हो गई, और ये क्या है, ये जिला मुख्यालय है। तो स्टेट कैपिटल जिला मुख्यालय के 1/3 भागों को क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करवाता है, क्या करता है, सेवाएं देता है। कितना देता है, 1/3 भाग को। तो पदानुक्रम में यहाँ पे हाईएस्ट क्या है, स्टेट कैपिटल है, आप सभी को बीच में दिखाई दे रहा है, ये स्टेट कैपिटल है।
ये अगले केंद्रीय स्थल कौन से हैं? ये अगले केंद्रीय स्थल यहाँ पे जिला मुख्यालय हो गए। तो उनके अगले केंद्रीय स्थल के 1/3 जनसंख्या को सेवाएं प्रदान करता है, क्योंकि प्रत्येक लोवेस्ट क्रम का केंद्र स्थल 3 बड़े केंद्र स्थलों के माध्यम से के मध्य स्थित होता है। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक निम्न क्रम का केंद्र स्थल, मान लीजिए यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है कि ये कहना चाह रहा है कि प्रत्येक निम्न क्रम का केंद्र स्थल, ये सबसे मान लो नीचे का केंद्र स्थल है, तो ये अपने चारों ओर 3 केंद्र स्थलों से घिरा होता है। ठीक है, इसके चारों ओर 3 केंद्र स्थल है। प्रत्येक निम्न क्रम का केंद्र 3 बड़े केंद्रों के मध्य स्थित होता है। 3 बड़े केंद्र कौन से हो गए? जैसे मान लो ये छोटा केंद्र है, तो यहाँ पर ये बड़ा और ये बड़ा, इसके बीच में ये छोटा केंद्र स्थित है या नहीं है? या मान लो ये छोटा केंद्र स्थल है, तो ये छोटा, ये भी 3 इन बड़े केंद्र स्थलों के मध्य स्थित है। तो यहाँ पे पदानुक्रम में उच्च केंद्रीय स्थल अपने से नीचे वाले केंद्रीय भाग का 1/3 भाग लेता है। सिंपल है। तो यहाँ पर 1/3 भाग को हम कैसे जोड़ेंगे? 1/3 पार्ट को कैसे जोड़ेंगे कि ये जो स्टेट कैपिटल है इसका अगला पदानुक्रम क्या है? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तो इन सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का ये कितना लेगा? 1/3 लेगा। तो ये मान लो इनका ये 1/3 भाग है, तो इस 1/3 को भाग को हम ऐसे जोड़ेंगे तो हमें ये आकृति प्राप्त होगी। अब देखो, थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, हल्का सा, बस खत्म कर रहे हैं। देखो ये भाग 1/3 है, ये भाग 1/3 है, ये भाग 1/3 है, मतलब ये स्टेट कैपिटल इन सारे आसपास के जिला मुख्यालयों के 1/3 भाग को सेवित करता है। ये भाग 1/3 है, ये भाग भी 1/3 है और ये भाग भी 1/3 है। राइट, इस प्रकार की आकृति बनेगी। इसको हम क्या कहते हैं? ये 6 हो गए, मतलब स्टेट कैपिटल कितने जिला मुख्यालयों से या कितने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से घिरा हुआ है? 6 से। 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे देखो 1/3 कितने हो गए? अगर हम जोड़ेंगे 1/3 कितने हो गए? 6। तो 1/3 इंटू 6 करेंगे तो बराबर क्या आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। अब इन सारे 1/3 को हम जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे 2 आते हैं। सिंपल है, आसान है, 2 आते हैं और 2 आते हैं प्लस ये जो खुद का भाग है, प्लस ये राजधानी वाला अपना खुद का एरिया है, इसको भी तो सेवाएं देता है। तो इस खुद वाले भाग को जोड़कर ये खुद वाला क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो इसको आगे कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। सिंपल है कि स्टेट कैपिटल खुद को तो सर्विस देता ही है, जयपुर खुद को तो सर्विस देता ही है, साथ में आसपास के 6 जिलों का 1/3 भाग को भी सर्विस देता है। कौन? जयपुर, स्टेट कैपिटल। तो स्टेट कैपिटल आसपास के 6 भागों को सर्विस देगा और 6 भागों को कितना सर्विस देता है? 1/3 देता है, 1/3 भाग को ही सेवाएं देता है। बाकी जो है ये बाकी भाग 2/3 भाग है वो क्या है? खाली पड़ा है। राइट, तो इसको आप जोड़ोगे 1/3 प्लस आप 6 करोगे या इंटू 6 करोगे तो यहाँ पे आपका मान क्या आ जाएगा? 2 मान आ जाएगा। 2 में खुद का एरिया जोड़ोगे तो ये 3 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे के हायरार्की क्या आ रही है? ये आपका के आ गया। तो बाजार नियम में क्या है कि बाजार में कोई भी केंद्र अपने से अगले निम्न स्थल के केंद्र, मान लो स्टेट कैपिटल अपने से निम्न केंद्र डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या डिस्ट्रिक्ट कैपिटल का 1/3 भाग लेगा। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो अगले भाग ब्लॉक का क्या लेगा? 1/3 लेगा। राइट, तो इस प्रकार ये सिस्टम यहाँ पर पाया जाता है। इसकी हायरार्की क्या आती है? 3 आती है। तो यहाँ पे अब इसका उल्टा हो जाएगा कि जो ये ब्लॉक है, ब्लॉक से 3 गुना अधिक सर्विस कौन देता है? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर देता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक तो हमने ये देखा था कि के बराबर 1/3 इंटू 6 बराबर 2 + 1। तो के का मान यहाँ पे क्या आ गया? 3 आ गया। तो 3 का मतलब है 3 गुना। मान लो विलेज है, फिर ब्लॉक है, फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बाद में स्टेट कैपिटल है। तो ये मान लो 1 है तो ये 3 गुना को सर्विस देगा, ये आगे 9 गुना को सर्विस देगा, ये आगे 27 गुना को सर्विस देगा, आगे नेशनल कैपिटल आएगी तो ये 81 गुना को सर्विस देगा। मतलब पदानुक्रम में जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो वो 3 गुना उसकी सेवा करने की क्षमता बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे
विलेज की तुलना में ब्लॉक 3 गुना ज़्यादा सर्विस देता है, ब्लॉक की तुलना में ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 9 गुना ज़्यादा सर्विस देता है, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की तुलना में स्टेट कैपिटल 27 गुना ज़्यादा सर्विस देती है। तो यही क्या है, बाजार नियम है, इसको ही के हायरार्की कहते हैं, मतलब K3 हायरार्की। ठीक है, K3 पदानुक्रम का सिद्धांत समझ में आया या नहीं आया? अतुल जैन समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, चलिए अब देखते हैं K4 का सिद्धांत क्या होता है। इसको तो हमने देख लिया था। यहाँ पे क्या कहता है, K4 हायरार्की। K4 का मतलब है यहाँ पे यातायात नियम से जोड़ते हैं। K4 हायरार्की के साथ ही यातायात नियम। तो यातायात नियम में क्या होता है कि कोई 2 केंद्र होते हैं, उसके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए, राइट, ताकि हमारी लागत कम आए, पेट्रोल कम जले। तो यहाँ का सिद्धांत क्या होता है, इसका उद्देश्य केंद्र स्थलों के मध्य की दूरी को कम करना होता है। इस नियम के अनुसार निम्न वर्ग का केंद्रीय स्थान, देखो ध्यान से सुनिएगा, निम्न वर्ग का केंद्रीय स्थान, निम्न वर्ग का केंद्रीय स्थान क्या है, विलेज है, राइट। 2 उच्च वर्ग के केंद्रीय स्थलों के सेवा क्षेत्रों की सीमा के मध्य स्थित होता है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जैसे मान लीजिए अपना ये कोई एरिया है, थोड़ा छोटा बना रहा हूँ मैं, या इसको तो पेज नया ही लेना पड़ेगा, इस पर ही बना दूँ। चलिए एक बार इस पर बना देता हूँ, फिर दूसरा पेज ले लेंगे। देखिए ये क्या है, मुख्य षटकोण है, ये स्टेट कैपिटल है, इस स्टेट कैपिटल के चारों ओर ये भाग फैला हुआ है, और ये भाग ऐसे और फैला हुआ है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा फास्ट बना रहा हूँ, काफ़ी क्लास लंबी हो चुकी है, इसलिए घर से फ़ोन भी आ रहा है। चलिए ये आपको समझ में आ गया कि ये एक प्रमुख जो केंद्र स्थल है, जो स्टेट कैपिटल है, वो आसपास के 6 षटकोणों से घिरा हुआ है। 1 2 3 4 5 6, राइट, 6 षटकोण से घिरा हुआ। अब ये क्या कहता है, देखो इसको ध्यान से सुनो। इस नियम के अनुसार निम्न वर्ग का केंद्रीय स्थान, ये निम्न वर्ग का, मान लो ये निम्न वर्ग का केंद्रीय स्थान है, ये निम्न वर्ग के केंद्रीय स्थान है, राइट। निम्न वर्ग का केंद्रीय स्थान 2 उच्च वर्ग के केंद्रीय स्थलों के सेवा क्षेत्र की सीमा के मध्य स्थित होता है। अब मान लो यहाँ पर हमें कहाँ जाना है, यहाँ पर जाना है, या यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाना है, ये 2 केंद्र स्थल है, ठीक है। तो इन 2 केंद्र स्थलों के बीच की दूरी क्या होगी, ये होगी, इसकी ये होगी, ये होगी, ये ऐसे। तो यहाँ पे निम्न वर्ग का केंद्रीय स्थान 2 उच्च वर्ग के केंद्र स्थलों के सेवा क्षेत्रों के सीमा के मध्य होते हैं। सीमा के मध्य का मतलब है कि इसके इस वाले भाग में मध्य होते हैं। तो ये 2 इन दोनों का ये यातायात मार्ग हो गया, इसके मध्य क्या स्थित है, ये 2 निम्न वर्ग का केंद्र स्थल स्थित है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल लाइन है। अगला क्या कहता है, उच्च केंद्र स्थल अगले केंद्र स्थल की आधी जनसंख्या को यातायात सेवा प्रदान करता है। उच्च केंद्र स्थल, ये उच्च केंद्र स्थल हो गया, अगले केंद्र स्थल की आधी का मतलब क्या हो गया, 1/2 जनसंख्या को यातायात सेवा प्रदान करता है। इसका मतलब स्टेट कैपिटल है, वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के आधे भाग को यातायात सेवा प्रदान करेगा, ठीक है। ये विलेज, ये ब्लॉक, विलेज के ऊपर ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर स्टेट कैपिटल, राइट। इसका मतलब है जो ब्लॉक है ये विलेज के आधे भाग को सर्विस देगा, जो डिस्ट्रिक्ट है वो इसके आधे भाग को सर्विस देगा यातायात सेवा, स्टेट कैपिटल है वो डिस्ट्रिक्ट को आधे भाग की सर्विस देगा। इसका मतलब यहाँ पे नेस्टिंग क्या बनेगी, नेस्टिंग ऐसे बनेगी, देखो ये आधा भाग 1/2 किसके अंदर में आएगा, इसकी सेवा के अंदर में आएगा, ठीक है। ये आधा भाग किस में आएगा, ये इसकी सेवा में आएगा, ये आधा भाग किस में आएगा, ये इसकी सेवा में आएगा, और ये वापस आधा भाग किस में आएगा, ये 1/2 इसकी सेवा में आएगा, और ये 1/2 इसकी सेवा में आएगा, और ये 1/2 इसकी सेवा में आएगा। तो इस प्रकार ये नेस्टिंग बनती है। देखो वापस ध्यान से सुनिएगा, वापस कह रहा हूँ, मतलब जो हमने बाजार नियम पढ़ा उसमें क्या था, 1/3 था, मतलब कि जो ब्लॉक है, ब्लॉक विलेज के 1/3 भाग को बाजार सेवा देगा, डिस्ट्रिक्ट है वो ब्लॉक के 1/3 भाग को मतलब 1/3 भाग को सेवा देगा, बाजार सेवा। लेकिन यहाँ पे क्या यातायात सेवा है,
यातायात सेवा में क्या है कि जो उच्च क्रम का पदानुक्रम वाला केंद्र है वो अपने से नीचे पदानुक्रम वाले केंद्र के आधे भाग को सर्विस देगा। तो ये जो है ये स्टेट कैपिटल है और बाकी सारे क्या हेडक्वार्टर है। तो स्टेट कैपिटल के नीचे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आते हैं। तो स्टेट कैपिटल अपने आसपास के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का आधे भाग को यातायात की सेवा मुहैया कराएगा, ये नियम है। तो आधे आधे भाग को हम जोड़ेंगे। उच्च केंद्र का स्थल अगले केंद्र स्थल की आधी जनसंख्या को यातायात सेवा प्रदान करेगा। इस पदानुक्रम में उच्च स्तर का केंद्र स्थल अगले केंद्र स्थल से 4 गुना अधिक सेवाएं प्रदान करता है। कितने गुना? 4 गुना। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? K4 हायरार्की कहते हैं। तो 4 गुना कैसे आएगा? इसके आधे आधे को भाग को जोड़ लो आप, ठीक है, इसके आधे आधे भाग को जोड़ लो तो कितने हो जाएंगे? ये आधा इंटू 6 कर लो, कितने आएंगे आपका? 3 भाग आएगा, राइट। ये 6 भाग है तो आधे आधे भाग को आप 6 से इंटू कर लो तो ये 3 भाग आएगा। 3 आएगा नहीं आएगा? और यहाँ पे क्या होगा देखो, आधे आधे भाग को जोड़ेंगे तो K बराबर 1/2 इंटू 6 बराबर 3 आएगा। और यहाँ पे प्लस ये खुद का है तो 3 + 1, ये भाग +1 ये है, बाकी इन 6 का आधा आधा। तो यहाँ पे K बराबर क्या हो जाएगा? 3 + 1/3 + 1 ये 4 हो जाएगा। तो ये 4 हायरार्की आ गई, राइट। 4 हायरार्की हमें यहाँ पे आ गई। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, जैसे ये था ना, अब यहाँ पे 4 गुना का मतलब क्या होगा? 4, 16, 64, ऐसे ही आगे जो होगा जितना मान आएगा 243, ठीक है, ये इस प्रकार आगे 4 गुना बढ़ता जाएगा। ऑल राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्लॉक है, ब्लॉक से अधिक 16 गुना सर्विस देगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 64 गुना अधिक सर्विस देगा कौन? 64 गुना, ये 243 नहीं होगा, यहाँ पे 256 होगा, ठीक है। ये 64 गुना अधिक सर्विस देगा। फिर ये जो स्टेट कैपिटल है या नेशनल कैपिटल है, ये 256 गुना सर्विस देगा इसकी तुलना में। तो इस प्रकार इस विलेज से लेकर नेशनल कैपिटल तक सर्विस देने का गुना या पदानुक्रम मान क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे पदानुक्रम में जाएंगे तो 4 गुना सर्विस की मात्रा क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार इस सिद्धांत में हमें ये आधा आधा भाग ऐसे जोड़ना है और इससे ये K का मान 4 निकल कर आएगा। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि प्रत्येक निम्न वर्ग का केंद्रीय स्थान 2 उच्च वर्ग के केंद्र स्थलों के सेवा क्षेत्रों के मध्य स्थित होता है और अगले केंद्र स्थल की आधी जनसंख्या को वो क्या करता है? सेवित करता है, राइट। तो आधी आधी भाग को ये सर्विस करेगा। ये आधा आधा भाग है, ये इसका आधा हो गया, देखो बस खत्म, ये इसका आधा हो गया ऐसे। तो ऐसे आधा आधा करके ये टोटल 3 हो गए प्लस खुद का जुड़ के इसका मान 4 आ गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रशासकीय नियम K हायरार्की क्या है? यहाँ पे K7 पदानुक्रम, इसको K7 पदानुक्रमण भी कहते हैं। ये क्या होता है देखो, K7 पदानुक्रम में क्या होगा? ये एक मान लो प्रशासनिक एरिया है, किसका है? ये मान लीजिए कोई प्रशासनिक एरिया है। तो इस प्रशासनिक एरिया के अंदर ही ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, ठीक है। ये मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर ही 6 ब्लॉक होते हैं समान दूरी पर। कितने ब्लॉक होते हैं? 6 ब्लॉक होते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन 6 ब्लॉक को क्या कर देता है? सर्विस देता है। और मान लो ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर ही 6 गांव होते हैं जिनको ये सर्विस देता है। तो इस प्रकार यहाँ पे K का मान कैसे आएगा? तो K का मान आ गया, ये 6 स्टार्टिंग वाले 6 जो ब्लॉक है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर आते हैं। क्योंकि किसी की भी प्रशासनिक सेवा किसी मुख्य केंद्र से बाहर नहीं जाती है। मतलब जयपुर की प्रशासनिक सेवा दिल्ली से बाहर नहीं जाएगी। दिल्ली का मतलब जो पूरे देश को क्या करता है, मतलब राष्ट्रीय क्षेत्र हो गया ना, इसलिए। या मान लो जोधपुर की सेवा है तो वो राजस्थान से बाहर नहीं जाएगी। तो इसलिए जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इसके अंदर ही 6 मतलब अलग अलग दूरी पर या समान दूरी पर 6 ब्लॉक पाए जाते हैं। तो 6 ब्लॉक को तो ये सर्विस दे रहा है प्रशासनिक दृष्टि से, राइट। इन 6 को सर्विस देता है, प्लस खुद का एरिया जो है उसको भी सर्विस देता है। तो 6 + 1 बराबर K का मान यहाँ पे क्या आता है? 7 आता है। K का मान 7 आता है। तो इस नियम के अनुसार सभी निम्न वर्ग के केंद्र उच्च वर्ग के बाजार क्षेत्र के भीतर ही स्थित होते हैं। तो ये सबसे
ये सभी नीचे निम्न वर्ग के केंद्र है, जो ब्लॉक है वो उच्च वर्ग के बाजार के अंदर ही स्थित होते हैं। एक स्थान का अपने सबसे अधिक निकट सीमावर्ती 6 आश्रित स्थानों के साथ पूरा प्रशासनिक संबंध रहता है। मतलब इसका एक स्थान का इसके ऊपर आश्रित, ब्लॉक किसके ऊपर आश्रित होते हैं? जिला मुख्यालय पर। ब्लॉक को हैंडल कौन करता है? कलेक्टर करता है। तो ब्लॉक का जो निर्भरता है वो डिस्ट्रिक्ट पर होती है। डिस्ट्रिक्ट की निर्भरता किस पर होती है? राजधानी पर। तो पूरा मुख्य सचिव सारे कलेक्टरों को हैंडल करता है। तो ऐसा ही सिस्टम यहाँ पे प्रशासनिक सिस्टम पाया जाता है। तो प्लस ये जयपुर खुद हो जाएगा और सारे मान लो 6 जिले हो जाएंगे या 6 ब्लॉक हो जाएंगे। तो पदानुक्रम में उच्च केंद्रीय स्थल अगले स्थल से 7 गुना अधिक प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करता है। मान लो विलेज है तो विलेज की तुलना में ब्लॉक 7 गुना अधिक सेवाएं देगा। ब्लॉक से ऊपर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है तो ये 7 गुना अधिक सेवाएं देगा 49। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर स्टेट कैपिटल है, ये 49 343 गुना अधिक सर्विस देगा। और नेशनल कैपिटल है ये 2401 गुना सर्वाधिक सेवाएं देगा। तो ये 7 गुना सर्वाधिक सेवा देता है नीचे से ऊपर की तरफ हम जाते हैं। तो ऑल राइट, सिंपल सिस्टम था। बस के की थ्योरी ये है, यहाँ पे K7 और स्टार्टिंग में हमने देखा K3, K4 और K7, ये आपको नियम आपको ध्यान में रखने हैं, इससे आपका क्वेश्चन रुकेगा नहीं। अब ये तीनों को अगर एक साथ देखते हैं, इन तीनों को अगर हम एक साथ देखते हैं, देखो कैसे होगा। K3 में क्या होता है? 1/3 भाग को ये सर्विस देता है, मतलब 3 गुना अधिक भाग को सर्विस देता है। तो ये मुख्य राजधानी होगी, तो ये अपने आसपास के 3 गुना भागों को ये सर्विस देगा। तो हमने क्या लिया? इसका 1/3 लिया, इसका भी 1/3 लिया, इसका भी 1/3, इसका भी 1/3, इसका भी 1/3 और इसका भी 1/3। ठीक है, 1/3 ये हो गया प्लस 1 ये हो गया। तो यहाँ पे K का मान कैसे आया? K का मान आया 1/3 × 6 बराबर 2 और प्लस ये 1 प्लस 1 ये हो गया, तो बराबर ये K का मान 3 आ गया। राइट, ऐसे ही इसको हम क्या कहेंगे? मार्केट प्रिंसिपल कहते हैं इसको ही। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल है, ये क्या है? प्रमुख राजधानी है। इस राजधानी के चारों ओर ये सारी चीज़ें हैं। तो इस राजधानी में यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल देख रहे हैं। ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल क्या है? K बराबर 4 है। 4 का मतलब है कि कोई भी राजधानी है तो वो अपने से नीचे वाले एरिया के या कोई भी केंद्र है अपने अगले पदानुक्रम के एरिया का 1/3 नहीं है, हाफ आधी सेवा को ट्रांसपोर्ट सेवा देते हैं, मतलब आधे भाग को ट्रांसपोर्ट सेवा प्रोवाइड करवाता है। तो ये जो एरिया है अपने आसपास के इलाके के आधे भाग को सर्विस देगा। तो यहाँ पे क्या होगा? इसके आधे भाग को कैसे कवर करेगा? देखो, ये आधा हो गया, ये इसका आधा हो गया, राइट, ये इसका हाफ हो गया और ये इसका हाफ हो गया। तो ये 1/2, इसका 1/2, इसका भी 1/2 और इसका भी 1/2 और नीचे का भी, इसका भी, इन दोनों का भी 1/2 भाग लेगा। राइट, तो ये 1/3 था और ये 1/2 है। तो K का मान 4 कैसे आएगा? K बराबर 1/2, 6 इसके चारों तरफ घिरे हुए हैं तो इंटू 6 कर लेंगे तो कितना मान आएगा? 3 आएगा, प्लस ये 1 खुद का हो गया। ठीक है, खुद को तो ट्रांसपोर्ट सेवाएं देता ही है ना, तो ये तो 1 पूरा हो गया, 3 + 1 तो बराबर K बराबर 4 आपका राइट आंसर आ गया। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। उसके बाद में आगे देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल। ये क्या होता है? प्रशासनिक नियम क्या होता है? देखो, प्रशासनिक नियम में क्या होता है कि ये जो एरिया है ये अपने से 6 बिंदुओं से घिरा हुआ है। ठीक है, ये मान लो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, 6 ब्लॉक को ये सर्विस देगा, ये भी 6 ब्लॉक को सर्विस देगा। राइट, तो ये 6 ब्लॉक को जब सर्विस देगा तो क्या होगा? K बराबर 7 का मान आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? K बराबर 6, मतलब कोई भी राजधानी या कोई भी पदानुक्रम में अपने से अगले भाग को 7 गुना अधिक सर्विस देता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है 4 गुना है, यहाँ पे 3 गुना है। तो K बराबर ये एक तो ये हो गया और 6 ये हो गया, तो 6 + 1 बराबर 7 का मार्केट आ जाएगा। तो प्रशासनिक एरिया जो होता है वो बड़ा होता है, 7 गुना तेजी से उसका एरिया क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कामिनी समझ में आ गया? गीता, इस टाइम क्लास डेली तो नहीं होती है। चलिए, तो ये सारा सिस्टम रहता है यहाँ पर। तो ये तीनों सिस्टम हमने एक साथ देख लिए। आगे बढ़े, बस आगे क्या करनी है हमें? आलू और चना करना है।
आलू चना हमने स्टार्टिंग में ही कर दिया था, ठीक है। एक तो देखो इसने सारा क्या लिया है, समरूप एरिया लिया है, तो कोई भी भाग समरूप होता नहीं है। दूसरा इसने षटकोण एरिया में लिया है, थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ, क्लास 2 मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। इसने षटकोण सेवा क्षेत्र लिया, तो सेवा क्षेत्र भी षटकोण होता नहीं है, उबड़ खाबड़ अलग अलग होता है, ठीक है। इसने जनसंख्या को क्या लिया है, फिक्स लिया है, तो जनसंख्या भी एक समान नहीं होती है। चौथा इसने कहा कि मानव आर्थिक होता है, ठीक है, आर्थिक मानव का कॉन्सेप्ट लिया, मानव हमेशा आर्थिक रूप से नहीं होता है। पांचवा इसने तकनीकी को इसमें शामिल नहीं किया। वर्तमान में क्या है, सामान यातायात के सिस्टम से नहीं जाता है, मान लो सामान ड्रोन के माध्यम से भी चला जाता है, राइट, तो यातायात सिस्टम वहाँ पे सारा फेल हो जाता है। तो परिवहन खर्च, परिवहन दूरी, वो सारी टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसके अलावा इसने जो भी तत्व लिए उन सारे तत्वों का हम क्या कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। जो स्टार्टिंग में इसने लिए थे, जो के का मान लिया है वो भी उस गुना में अधिक सेवाएं नहीं देता है, वो सेवाएं भी क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है, अलग अलग बदलती जाती है। सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो इस प्रकार इसका सिस्टम क्या होता जाता है, परिवर्तित होता जाता है, चेंज होता जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये एक प्रकार का आदर्शवादी निगमनात्मक मॉडल है, जो अवस्थिति विश्लेषण और तंत्र विश्लेषण करता है, लेकिन सभी जगह लागू नहीं होता है, कुछ कुछ जगह ही लागू होता है, ठीक है। ऐसा समरूप एरिया, ऐसी आदर्श स्थिति सब जगह नहीं पाई जाती है, राइट। तो इस प्रकार इसकी हम आलोचना कर सकते हैं। बस यही सिद्धांत था क्रिस्टोलर का केंद्रीय स्थल सिद्धांत। 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले इसमें स्टार्टिंग के जो फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा, केंद्र स्थल सिद्धांत किन किन को बताता है, केंद्रों के बीच की दूरी को दिखाता है, केंद्रों के वितरण को दिखाता है, बस्तियों के अधिवास को दिखाता है। ये चीजें ध्यान में रखनी है स्टार्टिंग में। फिर इसके 6 व्युत्पन्न हैं। परास क्या होती है, दहलीज क्या होती है, केंद्रीयता क्या होती है, केंद्रीय स्थल क्या होता है, केंद्रीय कार्य क्या होते हैं, और पूरक क्षेत्र क्या होता है। अब पूरक क्षेत्र की आकृति क्यों हम ऐसी षटकोण लेते हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। उसके बाद में इसने पदानुक्रम का निर्धारण किया, तो वो किस प्रतिमान के आधार पर, किस मॉडल के आधार पर किया। उसमें आपको टेलीफोन सर्विस आपको ध्यान में रखना है कि टेलीफोन लिया इसने, टेलीफोन की सेवाएं ली, 7 भागों में बांटा, सबसे नीचे वाले भाग में कितना अंतर पाया जाता है। उसके बाद में इसने क्या लिया, इसके बाद में टेलीफोन की सर्विस लिया, तो केंद्रीयता सूचकांक का मापन लिया, केंद्रीयता का मापन किया, केंद्रीयता का मापन करके इसने फिर क्या किया, 7 भागों में दक्षिणी जर्मनी का पदानुक्रम निर्धारण किया। सबसे नीचे वाला क्या था, बाजार मार्केट था, सबसे टॉप वाला क्या था, प्रादेशिक राजधानी थी। तो इस प्रकार स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इसने 7 भागों में इसको पदानुक्रम में निर्धारित किया। तो सबसे जो छोटा पदानुक्रम है उसका नाम भी ध्यान में रखना है, उन 2 पदानुक्रमों के बीच की दूरी भी ध्यान में रखना है। सबसे छोटा था बाजार टाउन, उसको बोलते हैं बाजार मार्केट टाउन, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है, इसके बीच में 7 किलोमीटर की दूरी होती है। तो ये सारा सिस्टम था। उसके बाद में हम और आगे बढ़ेंगे, तो फिर इसने क्या दिया, अलग अलग पदानुक्रम के 3 सिद्धांत दिए, जिसमें के मूल्य लेता है। के मूल्य सभी जगह समान दूरी पर क्या रहता है, स्थिर रहता है, इसलिए के का मतलब होता है स्थिर। के को के मतलब फिक्स्ड के थ्योरी भी कहते हैं। फिक्स्ड के थ्योरी में इसने 3 नियम लिए। एक नियम लिया बाजार नियम, एक लिया यातायात नियम, एक लिया प्रशासनिक नियम। बाजार नियम में इसने क्या लिया, के बराबर 3, ठीक है। बाजार नियम के बराबर 3 का मतलब होता है कि 1/3, मतलब बाजार नियम में कोई भी बड़ा बाजार होता है वो अपने से नीचे वाले बाजार को या अपने से नीचे वाली बस्ती को 1/3 भाग को सेवित करता है। खुद तो केंद्र स्थल सेवित करता ही करता है, अपने के आसपास के एरिया को 1/3 भाग को सेवित करता है। इस प्रकार एक केंद्र के चारों तरफ 6 केंद्र होते हैं, तो 6 अन्य केंद्रों को 1/3 के रूप में वो सेवाएं देगा। तो उनको हम जोड़ेंगे तो वो 1/3 प्लस वो 2 हो जाएंगे, 1/3 इंटू 6 करेंगे 2 प्लस खुद का बाजार, तो वो ऐसे के का मान क्या आ जाएगा, बाजार का 3 आ जाएगा। तो 3 गुना शक्ति आगे बढ़ती जाती है। छोटा केंद्र और उससे बड़ा जो केंद्र है वो नीचे वाले की तुलना में 3 गुना अधिक सेवाएं देगा। उसके बारे में आगे जाएंगे तो 9 गुना, 27 गुना, 81 गुना, इस प्रकार स्टेट कैपिटल 81 गुना सर्विस देती है नीचे वाले की तुलना में, राइट। ये K3 हो गया। उसके बाद में K4 मान जो आधे आधे भाग को यातायात सेवा देता है उनको जोड़ेंगे तो 6 का मान आ जाए, ये 4 का मान आ जाएगा आधे आधे भाग को जोड़ेंगे तो, राइट। उसके बाद में प्रशासनिक नियम K7। बस इतना ही तो आपको ध्यान में रखना है, बाद में आलोचना करनी है इसकी। थैंक यू अतुल, सोनू, गीता, कामिनी, आप सभी का आभार कि आपने मुझे पिछले कितना टाइम हो गया क्लास को, ऑलमोस्ट एक सेकेंड,
ऑलमोस्ट क्लास को टाइम हो गया है, 2 घंटे हो गए हैं। आपने 2 घंटे झेला, ये बहुत बड़ी बात है मुझे। चलिए, तो ये सिद्धांत था पूरा क्रिस्टोलर का, स्टार्टिंग से हमने लास्ट तक रिवाइज भी कर लिया है। तो कुछ कुछ बातें हैं, मेरी गारंटी है, चाहे दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, थोड़ा सा इस क्लास को चाहे वापस देख लेना, या इसका कंटेंट में नोट्स जो है, हालांकि आपको तो नहीं मिल पाएंगे, जो हमारे पेड कोर्स के स्टूडेंट हैं उनको मैं नोट्स दूंगा, या मैं कोशिश करूंगा कि हमारा जो ज्योग्राफी का टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, ज्योग्राफी का जो टेलीग्राम ग्रुप है, ज्योग्राफी विद सूरज सर, ठीक है, ये सर्च करेंगे आप, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे आज वाली क्लास की पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। हाँ गीता, दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा, आसान है, कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन अब क्रिस्टोलर के सिद्धांत से आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, आराम से आपको सिस्टम समझ में आ जाएगा। और इससे हार्ड क्वेश्चन आता ही नहीं है, जो मैंने बताया, इससे हार्ड क्वेश्चन कोई नहीं आता है, इससे गहराई में हमने जाना ही नहीं है। जितना गहराई में जाना था मैं चला गया, उससे ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है। ऑल राइट, आप सभी का आभार, थैंक यू। अभी के लिए इतना ही, गुड नाइट, ठीक है। कल 1-2 सेशन और लेके आएंगे, अलग अलग पॉलिटिकल ज्योग्राफी के कुछ केंद्र स्थल, वो अपना ये हृदय स्थल सिद्धांत वगैरह, हार्टलैंड थ्योरी वगैरह, वो भी हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।